बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जोगन कासिम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स पे, यानी कि माँ बाप की अहमियत पे। अब कहने को ये आसान सा एक जुमला है, माँ बाप की अहमियत, लेकिन अफसोस की बात या जिस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है, पहले वक्तों में एक बात कही जाती थी और अब मुझे लगता है कि वो बात बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू हो गई है, स्पेशली आजकल के ज़माने में, कि माँ बाप या माँ, एक्चुअली माँ और बाप दोनों 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है आजकल के माशरे की, आजकल की जो दुनिया है उसके जो तौर तरीके हैं, थोड़ा सा मुझे परेशान भी करते हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। कुछ चीज़ें जो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे याद करानी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हम सबको आई थिंक रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है। मुझे तो डेफिनेटली होती है रिमाइंडर की ज़रूरत ज़िंदगी के डिफरेंट फ़ैसलों में। तो बात यह है कि माँ बाप, माँ के पैरों तले जन्नत, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा। हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप अगर मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उधर भी, अगर आप ज़िंदगी, लाइफ, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे बार बार इस चीज़ की ताकीद की गई है, ये गाइडेंस दिया गया है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। हमें ये तक कहा गया है कि माँ बाप को उफ़ तक नहीं कहना। उफ़ क्या, तो बस इस्तग़फ़ार। आजकल तो मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिनमें बहुत पैसा होता है, जो बड़े अमीर होते हैं, कि जब माँ, स्पेशली बाप, एक सर्टन उम्र पे पहुंच जाता है तो बच्चों को ये होता है कि हमें हमारी जायदाद, हमारी इनहेरिटेंस, हमें हमारा हिस्सा मिले। भाई हिस्से तो तब होते हैं जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हिस्से माँ बाप की ज़िंदगी में कौन मांगता है? लेकिन आजकल की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है कि जो भी रिच या अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक स्टेज आता है जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी अब्बा जी कब तो बस इस्तग़फ़ार इस दुनिया से रुखसत होंगे और कब हमें हमारे हिस्से मिलेंगे और कब हमें हमारा राइट मिलेगा। हम लोग अपने हकूक़ की बात करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं। मैं ज़िंदगी की ये स्टेज में, अल्लाह का शुक्र है, इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं बेटी भी हूँ और मैं एक माँ भी हूँ। अब एक माँ होने के नाते मैं नूर, हसन, हमज़ा, दानिया, कमाल, मेरे सब किड्स, अपने 5 बच्चों से मैं उम्मीदें तो बड़ी रखती हूँ कि भाई उनको ये भी करना चाहिए, उनको वो भी करना चाहिए, उनको ऐसे भी करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए। लेकिन क्या मैं एक माँ होने के नाते उनकी तरफ वो सारे मामलात पूरे कर रही हूँ? ऑल्सो एक माँ होने के नाते मैं ये भी समझती हूँ कि एक माँ का जी चाहता है कि उसके बच्चे उसे प्यार करें। खिदमत से मुराद ये नहीं कि मतलब झाड़ू पोछे लगाने शुरू कर दें घर में, लेकिन खिदमत से मुराद ये कि सुख दुख में बच्चे आपके साथ खड़े हों, आपको प्यार करें, एक अंडरस्टैंडिंग हो, बाअदब हों, आपके साथ तमीज़ से, रिस्पेक्ट से बात करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। लेकिन होता क्या है, आजकल जो मामलात चल रहे हैं वेस्ट में, जो एक ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जी बच्चों को ज़्यादा मना नहीं करना चाहिए चीज़ों से, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, बच्चों को एजेंसी देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तालीम के मामले में बच्चों की क्या एप्टीट्यूड है, क्या पोटेंशियल है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि कोई भी, असल में व्यूअर्स ये टॉपिक ऐसा है और इतना वास्ट है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से सिरा पकड़ूं और कहाँ से मैं आपको उस बात को वहाँ पे लेके जाऊँ जो मैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। देखिए, एक बच्चा है, वो मोटरसाइकिल चलाना चाहता है या गाड़ी चलाना चाहता है। उसूल ये है कि, और कानून ये है कि 18 साल की उम्र से पहले उस बच्चे को लाइसेंस नहीं मिल सकता। 18 साल की उम्र तक उसको बच्चा कंसिडर किया जाता है। तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि 18 साल की उम्र तक कम से कम माँ बाप अपने बच्चों को गाइडेंस दें? अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकें। एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा यही देती हूँ कि जी अगर बच्चा जो है वो बिजली के प्लग के अंदर उंगली देने वाला है तो क्या आप उसको रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। फ़ौरन माँ लपके की बच्चे को पकड़ लेगी, ये नहीं देखेगी कि उसको मैंने ज़ोर से पकड़ा या हल्का पकड़ा, माँ बस अपने बच्चे को बचाएगी उस वक्त। तो जब बच्चा गलत फ़ैसले या गलत चीज़ें करने जा रहा होता है, जब आप उस बच्चे को
प्यार से, तरीके से रोकते नहीं हैं, गाइड नहीं करते, तो बच्चा एक पंजाबी की टर्म में फिट सा जाता है, उसकी आदत सी ख़राब हो जाती है और उसको एक हैबिट हो जाती है कि भाई मेरी तो हर बात, हर मर्ज़ी, हर चीज़ मानी जाएगी। रिस्पेक्ट और अदब का एलिमेंट बच्चे में कम होना शुरू हो जाता है। फिर वही बच्चे जब उस उम्र पे पहुंचते हैं जहाँ पे माँ बाप अब बुजुर्गी की तरफ जा चुके होते हैं, उस वक्त वो अपनी ज़ात के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच रहे होते। उनको ये टेंशन होती है कि यार आज रात को फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाना है, गेट टुगेदर है, हमने वहाँ पे जाना है। माँ अगर 103 बुखार में पड़ी हुई है या बाप अस्पताल में पड़ा हुआ है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर रोज़ जाके या हर 2 दिन बाद उधर जाकर चक्कर लगा लूँगा या लगा लूँगी। तो ये तो खिदमत के ज़ुमरे में व्यूअर्स नहीं आता। खिदमत को पता नहीं क्यों आजकल की दुनिया में ऐसे देखा जाता है कि जैसे कोई किसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है या कोई ज़बरदस्ती की जा रही है। खिदमत तो इंसान अपनी खुशी से करता है और आपकी अंदर की एक आवाज़ होती है जो आपको कहती है, जो आपको गाइड करती है कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। देखें, माँ बाप सारी सारी रात जागते हैं जब बच्चा छोटा होता है, उसको फीड कराना होता है, उसको चेंज कराना होता है। आप डाइपर ज़्यादा देर तक बच्चे के ऊपर लगा रहने दें और मतलब बच्चे ने अगर गंद मचाया हुआ हो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाती हैं। आपने बच्चे को रेगुलर चेंज भी करना है, उसको उसकी मतलब दूध पिलाने का अमल, हज़ारों चीज़ें होती हैं। बच्चा बीमार हो जाए या किसी तकलीफ़ में हो, सारी सारी रात जागा रहता है। कुछ बच्चे बीमार नहीं होते लेकिन उनको कॉलिक होता है। अब उस कॉलिक की वजह से वो आपको 3-3, 6-6 महीने जो है रात को सोने नहीं देते बच्चे। तो माँ बाप के बच्चों को उठा के कूड़े में फेंक देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो अपने बच्चों की खिदमत करते हैं। तो अगर दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जब माँ बाप अपने बच्चों की खिदमत करते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं, और ये तो मैं सिर्फ इनिशियल ईयर्स की बात कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई, उसके अलावा उनका कपड़ा लत्था, उनके सर पे छत प्रोवाइड करना। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा, जब मैं सिंगल मदर थी, हमज़ा को अकेले पाल रही थी, तो मुझे किसी ने कहा, आपका तो घर बहुत अच्छा है और आपने ज़रा 1 कनाल के साइज़ का घर मैंने किराए पे लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा आपका घर बहुत अच्छा, बस आप 2 ही होते हैं। तो मैंने आगे से ये बात कही, मैंने कहा उसके हमज़ा के दोस्त भी आते हैं, उन्होंने बाहर भी खेलना होता है। छोटे घर का ये होता है कि उसमें लॉन नहीं होता, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे बच्चा उछले कूदे वगैरह। तो फिर मुझे ये पूछा गया कि अच्छा अगर अकेली होती तो क्या करती? तो मेरा ऑनेस्टली यही जवाब था कि मैं एक बेडरूम के या एक स्टूडियो अपार्टमेंट में बड़े सुकून से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती थी। गाड़ी चलानी मुझे आती है, सफाई वगैरह सारी चीज़ें हर इंसान को आ ही जाती हैं वक्त के साथ, तो ये सारा कुछ तो मुझे आता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किसी ऐसी खातून की जो घर में थोड़ा हेल्प आउट करा दे या वटेवर, तो मैं और एक और बंदे के साथ मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर बच्चा है तो बच्चे के मामलात और चीज़ें देखने के लिए उनकी नैनी, उसके अलावा घर की सफाई सुथराई, क्योंकि जितनी बड़ी जगह उतने ज़्यादा अखराजात। तो पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा अपने बच्चों की ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं। मुझे याद है मैंने एक पॉइंट पे पैसे सेव कर लिए थे कि मैं 1 कनाल का घर थोड़ा पुराना सा ख़रीद के उसको ठीक ठाक करा लूँ। मैंने हमज़ा को कहा, उसको जाके देखा, छोटा सा था, तो मुझे कहता है बट मम्मा आई वांट स्विमिंग पूल। उसकी बात मुझे ऐसे दिल में जाके लगी कि मैंने कहा ओके, रुक जाते हैं। फिर मैंने ज़मीन ख़रीदी, मैंने वो घर नहीं ख़रीदा, फिर मैंने जगह इतनी ली, ज़रा दूर ली, फिर मैंने उसमें क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने एक दफ़ा कहा था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस किस्म की चीज़ें करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि हम लोग अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी डिज़ायर्स को एज पेरेंट साइड पे कर देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की तरबियत गलत तरीके से करते हैं। जब हम उनकी तरबियत सही तरीके से नहीं करते, तो जब हमारा टाइम आता है, जब हमें ज़रूरत होती है मदद की, सच्ची बात है व्यूअर्स, औरत हूँ, कल को अगर कोई ऐसा मामला होता है कि बाथरूम तक मैं खुद अकेले नहीं जा सकती, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे कोई और लेके जाए मेरी बेटी के अलावा, या बहू भी बेटी होती है, बेटी या बहू के अलावा मैं नहीं चाहूँगी कि कोई और इंसान चेंज कराए या साफ़ करे या कोई ऐसा मामला करे। मैं अपनी आपसे एक ख्वाहिश शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स, लेकिन इस चीज़ की तरबियत अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट मैंने खुद ही करनी है ना। और अगर बहू करे तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, यानी कि उसने मुझे माँ समझ लिया। और अगर नहीं भी समझती तो फिर भी उसकी इज़्ज़त और उसके लिए प्यार मेरे लिए उसी तरह बरकरार रहेगा। लेकिन व्यूअर्स, हमने अपने घरों में अपने बच्चों को तो प्रॉपर तरीके से गाइड करके आगे लेके चलना है ना। सो माँ बाप की जब हम वैल्यू की, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि माँ बाप जब अपनी बाकी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं तो अपने बच्चों की तरबियत अपने कल्चर और जिस जगह पे हम रहते हैं थोड़ा सा उसको मद्देनज़र रख के करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में देखें व्यूअर्स, ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर के ममालिक में ओल्ड होम्स अगर हैं तो वहाँ पे एक कम्युनिटी लिविंग होती है, जैसे कि पाकिस्तान में व्यूअर्स सोसाइटीज़ नहीं होती। जैसे एक सोसाइटी बनी हुई है छोटी सी, उस सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी सेंटर भी है, ये भी है, वो भी है। इसी तरह की सोसाइटीज़ बनी होती हैं जहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्ग रहते हैं और वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है और लिटरली अपने घरों से ज़्यादा बेहतर केयर उनको इन जगहों पे मिलती है। पाकिस्तान में नो डाउट व्यूअर्स कुछ ओल्ड होम्स बने हैं, लेकिन वो लिटरली एक कमरा है जिसके अंदर माँ या बाप पड़े हुए होते हैं और स्टाफ होता है देखने के लिए, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उनके अंदर जीने की उमंग या काविश या डिज़ायर पैदा हो। तो लिटरली फिर ओल्ड होम्स में पाकिस्तान में लोग जाते हैं सिर्फ कि बस अब हमारा आखिरी वक्त है, हम अपना टाइम गुजार लें। तो क्या हमने इस किस्म का एंड अपने माँ बाप को देना है? यहाँ पे मैं उन लोगों को भी थोड़ा सा एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि व्यूअर्स, नो डाउट हर बंदे की यहाँ पे बैठे हुए ख्वाहिश होती है कि और अगर वो अफोर्ड करें कि हम बाहर जाके रहें और हम अपना बाहर जाके सेटअप लगाएं, और अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप यहाँ पे रह जाते हैं और जब उनका वो टाइम आता है जब उनको सपोर्ट की, मोहब्बत की, प्यार की, वक्त की ज़रूरत होती है ताकि उनके अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा रहे, मतलब जीने की ख्वाहिश वो बरकरार रहे। होता है ना कि एक वक्त आता है जब बंदा कहता है बस बेटा अपने आखिरी वक्त का ही वेट कर रहे हैं, तो ये बात ना हो, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। उस स्टेज पे बच्चे जो हैं वो बाहर जाके बैठ जाते हैं और वो बाहर बैठे हुए होते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो कनेडियन इमिग्रेशन हो रही थी, तो ये हो रहा था, तो वो हो रहा था। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरी अम्मी थी पाकिस्तान में, तो मैं किस तरह मामा को छोड़ के जाके बाहर बैठ सकती थी? और स्पेशली जब एक ही उनका ग्रैंडसन था हमज़ा, उस वक्त तो सिर्फ हमज़ा ही पैदा हुआ था और मामा बहुत अटैच थी। सो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि कनाडा चली जाओ, कनाडा चली जाओ, तुम्हारा पीआर कार्ड है, अपने बच्चे की भी वो वगैरह। फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जब बच्चे की इमिग्रेशन और माँ के साथ रहना और उनके साथ वक्त गुजारना आया, तो वहाँ पे माँ को इम्पोर्टेंस थी। बच्चे का फ्यूचर वो खुद सिक्योर कर लेगा। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी माँ की तरफ जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करूँ और अपने बच्चों को भी साथ लेके चलूँ। और जब मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँगी या अपनी फैमिली में बड़ों की, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करूँगी, उनका ख्याल रखूँगी, तो फिर मेरे बच्चे भी ये देख के सीखेंगे और उनके जहन में ये बात फिट हो जाएगी कि ये मेरी माँ ने, मेरे बाप ने किया अपने बड़ों के लिए, हमें भी करना चाहिए। सो माँ बाप की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी वैल्यू है। मैं 21 साल की थी जब मेरे अब्बा की डेथ हुई। आई कांट टेल यू व्यूअर्स, हर फादर्स डे पे, हर खुशी गमी के मौके पे सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो ये होती है कि अगर डैडा होते तो। सो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले जब माँ बाप रुखसत हो चुके होंगे, जितनी खिदमत कर सकते हैं व्यूअर्स कर लें। अगर माँ बाप से कोई खुदा न खास्ता नाराज़गी चल रही है, कोई गिला शिकवा है, कोई ऊंच नीच है, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। जान हमने अपने रब को देनी है, हमने अपना ज़र्फ दिखाना है। माँ बाप ने अगर कोई ज़्यादती भी की, कहीं पे ऊंच नीच कहीं पे आपको दुख भी दिया, तो देखें हम वेस्ट में नहीं रहते जहाँ पे आप, वहाँ पे तो माँ बाप को भी बच्चे आप डिवोर्स दे देते हैं। आप लीगली अपने माँ या बाप को डिवोर्स दे सकते हैं बाहर के मुल्क में, मतलब अमेरिका वगैरह में तो कुछ स्टेट्स में। तो बात ये कि हम ऐसे मुल्क में नहीं रहते, हम अपने माँ बाप को तलाक नहीं देते और हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे पता है कुछ पेरेंट्स कभी कभी टॉक्सिक भी होते हैं, लेकिन अगेन हमने अपनी आखिरत संवारनी है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए आज का टॉपिक इतना वास्ट है, बिल्कुल, इसमें इतनी चीज़ें आती हैं। हम माँ बाप की अगर अहमियत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो माँ बाप की अहमियत सिखाएगा कौन बच्चों को? माँ बाप ही ना। माँ बाप ही सिखाएंगे। ये नहीं कि तुम लोगों ने मेरी खिदमत करनी है, जब बुजुर्ग हो जाऊंगी खिदमत करनी है। आपने उनको खुद खिदमत करके दिखानी है, अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने सास की, अपनी ससुर की, अपने फैमिली के उन बुजुर्गों की जिनके अगर बच्चे हैं भी तो आप उनकी जाके मदद कर सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
बिल्कुल, ये माँ बाप की फिर दुआएं होती हैं जो आपको हर चीज़ आने वाले हर बुरे वक्त से बचाती हैं। मैंने अपनी अम्मी, मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने अपनी अम्मी की उन्होंने हॉस्पिटल भी जाना होता था ना, तो वो कहती थी मैंने नूर के साथ जाना है, तो मैं खुद जाती होती थी उनको डॉक्टर के पास लेके चेकअप करा के उनकी मेडिसन, और वो मतलब शुरू से बीमार थी और बहुत मतलब उनको बीमारी उन्होंने काटी है, और फिर 2010 में उनकी डेथ हो गई हो, तो हमेशा दुआएं देती थी, हमेशा। और मैंने अपनी अम्मी की बहुत खिदमत की, और आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से, माँ बाप की वजह से हूँ। उनकी दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हर वक्त रहती हैं। तो मेरी जान, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये जो आप बात कर रही हैं, आजकल के बच्चों ने ये बात कहनी और सोचनी छोड़ दी है। बिल्कुल सही, इससे मुझे खौफ आता है। बिल्कुल सही, अपने लिए नहीं व्यूअर्स, मैं तो थोड़ी अजीब सी हूँ इस मामले में। मैं हमेशा अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक बनाना, उनको पॉजिटिव बनाना, उनको अच्छे इंसान बनाना, उनको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाना। आमीन आमीन सुम आमीन। पैसा, चीज़ें, ये सब सेकेंडरी हो जाती हैं। हाँ, पैसे कमाने हैं, इसीलिए बच्चों को कोशिश कर रही हूँ कि आला तालीम दूँ। देखिए, मेरी कोई फैक्ट्री मिल नहीं है, मैंने अपने बेटे को बाहर भेजा हुआ है कनाडा पढ़ने के लिए। मेहनत करके मैं रुपयों में कमा हाँ रही हूँ और मैं डॉलरों में खर्च कर रही हूँ। बिल्कुल सही। और इसका बहुत क्रेडिट फैसल को भी जाता है कि हम मिलजुल के हमजा को आगे लेके बढ़ रहे हैं। वो हमजा का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो हमजा का ख्याल रखते हैं, मैं अगर कहूँ कि 4 बच्चे जो अपने बायोलॉजिकल हैं और एक हमजा जिसको फैसल ने नहीं पैदा किया, मतलब फैसल उनके टेक्निकली तो फादर नहीं है, लेकिन हमजा का बाबा फैसल ही है। वो करते हैं बहुत ज़्यादा, वो बाकी 4 से ज़्यादा हमजा के लिए करते हैं। बाकी यही कहते हैं कि फेवरेट तो हमजा है। अब बात ये है कि अब ये बच्चा कल को अपने बाबा की यानी कि फैसल की खिदमत ना करे, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा फेलियर है। ये माँ बाप की वो ही वाली तरबियत होती है। मैं अब देख रही हूँ कि फिर मैंने अपने घर में देखा, फिर मैंने अपने इन लॉज में देखा कि मैं कहती हूँ कि माँ ने कहा कि दिन को रात है तो बेटों ने कहा रात है, अगर उन्होंने कहा कि रात को दिन है तो उन्होंने कहा दिन है। इतनी खिदमत की, 7 बच्चे और बेटे, और मैं कहती हूँ फिर वही तरबियत उनके आगे आई, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। और मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं डांटा था। बिल्कुल। और ये वाली जो आप बात कह रही हैं ना, एक और चीज़ व्यूअर्स, हम ना अपने बेटों को बहुत स्पॉइल करते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे घर में 2 बेटियां, 2 बेटे हैं, बेटी को कहेंगे जाओ भाई के लिए पानी लेके आओ, जाओ भाई, उससे प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी आ जाती है। बेटों के जहन में फिर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम तो बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल है और हमें तो किसी के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे जाके जब कहते हैं ना कि बेटियां ही माँ बाप की होती हैं, बेटे तो कुछ भी नहीं करते, ना बेटे करते हैं ना बहुएं, ये बातें इसलिए फिर कही जाती हैं क्योंकि देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स, मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहू की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हम एक कल्चरल बात करते हैं एंड ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। माँ बाप की खिदमत उनके बायोलॉजिकल बच्चों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। अगर बहू करे तो वाह, लेकिन बहू से पहले बेटे का फर्ज है। बिल्कुल। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों की जितनी बेहतर तरबियत इस मामले में करूँ, और आप लोग भी कोशिश करें। अल्लाह हम सबको पॉजिटिव और अच्छी नेक औलाद से नवाजे। आमीन। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आज कमाल अहमद रिजवी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। टीवी एक्टर एंड प्ले राइट, बेहतरीन पर्सनैलिटी, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। 1 मई 1930 को आप पैदा हुए। आपने थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर के लाहौर स्टूडियो के क़याम के बाद आपने अलिफ नून शुरू किया। अलिफ नून पीटीवी का मशहूर प्रोग्राम्स में से एक था। अगर हम कहें कि इनके लेजेंडरी प्रोग्राम्स में से एक, तो ये बात गलत नहीं होगी। आपने 20 से ज़्यादा ड्रामे लिखे और डायरेक्ट भी किए। आपके मशहूर ड्रामों में चोर मचाए शोर, आधी बात, साहब बीबी गुलाम जैसे ड्रामे शामिल है। आपका इंतकाल 17 दिसंबर 2015 को कराची में हुआ। तो आए अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद शेफ नूर के किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ नूर एज यूजुअल किचन में अपनी फनकारियाँ कर रही हैं। क्या फनकारियाँ कर रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़े का एक स्नैक बना रहे हैं, बच्चों और बड़ों का फेवरेट,
क्रिस्पी चीज़ा पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। चीज़ा नहीं, चीज़ी। चीज़ी, sorry। अच्छा, 15 दफा इन्होंने चीज का चेजा लगाया, बेसिकली उसको चीजा बना दिया इन्होंने। अच्छा, चीज़ी। सुबह से मैं बार बार पूछी, मैंने कहा क्या बना रही हैं? वो मैं बना रही चीज, चिकन, वो पिज्जा, वो क्या वो बॉम्ब, वो पता नहीं। अच्छा, कभी-कभी हो अच्छा जाता बार है। बार ये करे। और मैंने कहा क्या हो गया, पढ़ के बोल दिया, पढ़ के भी गलत बोला है। कभी कभी हो जाते हैं ऐसे। क्रिस्पी चिकन चीज़ी चीजी बॉम्ब्स, रेसिपी ताड़ी है, बोल मैं रही हैं, है की मसला है। देख लेना आप। अच्छा, साथ बाय द अपने। वे व्यूअर्स, हम वो वाली रेसिपीज बना रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वायरल हुई हुई हैं। जस्ट सो यू नो, किचन में हम डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके पास, और जो वायरल रेसिपीज़ हैं वो हमारे शेफ्स पहले खुद ट्राई करते हैं घर पे, राइट के रॉन्ग। आप पहले खुद कुछ चीज़ इस तरह की चीज़ें जो हम डिफरेंट बना जी, रहे हैं मैंने- उनको आप हाँ ट्राई जी। करती हैं, और उसके बाद उसको मॉडिफाई करती हैं। जी। क्योंकि होता ही है कि व्यूअर्स, मैंने कल भी ये बात की, मैं आज भी यही बात करूँगी कि मैंने लास्ट टाइम कुछ साल पहले कड़ी बनाई ऑनलाइन रेसिपी देख के, अल्लाह माफ़ी दे, इतनी बदमज़ा कड़ी। और कड़ी को ख़राब करने में ना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी दुनिया की आसान तरीन चीज़ है बनाने को। जी बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़, कभी कभी ऑनलाइन लोग रेसिपी बना लेते हैं, बाद में इंग्रेडिएंट सारे गलत लिख देते हैं। तो हम फिर कोशिश ये करते हैं कि वायरल रेसिपी ज़रूर शेयर करें, लेकिन जिसका जायका भी अच्छा हो, सिर्फ दिखने में अच्छी ना हो। सो हम क्या बना रहे हैं, ग्लव्स हमें चाहिए हैं, वो भी हम पकड़ लेते हैं, ये लीजिए। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मुझे पता है मैंने कोई काम कुम जी करना है? जी, आपने ये गार्लिक को थोड़ा सौते करना है। ठीक और है। मैं इतनी देर में रेसिपी बोलती हूँ, और उसके बाद फिर क्या स्टार्ट डालना है? करते हैं हम। उसके बाद हमने चिकन और ये फिर मसाला हमारे- जार? हाँ जी, बस फिर ये ठीक है, सारे मसाले। चलें आप अपना काम स्टार्ट करें, आप रेसिपी बताइए, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। रेसिपी, जी जी इंग्रेडिएंट्स। जी, इसके लिए चाहिए जी हमें मुर्ग का गोश्त हाफ के जी। इसमें हम बोन्स और विद बोन लेंगे, क्योंकि उसका जो बोन का टेस्ट है ना वो ज़रा इसमें आ जाएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसमें। ठीक है जी। और नमक चाहिए हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। इसमें थोड़े से नमक और काली मिर्च डाल के हम बॉईल कर लेंगे। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसको छुरी से चॉप कर लेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमें चाहिए अदरक लहसुन की पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद चॉप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप चॉप, स्वीट कॉर्न्स आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, ऑर्गेनो 1 चाय का चम्मच, पेरी पेरी सीजनिंग 1 खाने का चम्मच, ये मसाला है। और पिज़्ज़ा चीज़ 2 कप। कोटिंग के लिए हमें चाहिए जी कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, और एक हमें ब्रेड चाहिए जी। सबसे पहले हमने जो है पेरी पेरी मसाले की रेसिपी भी मैं बोल देती हूँ। ये मुझे बताएं, अब मैं इसको करके उसके बाद मैंने अदरक लहसुन को और फिर ये मसाला पहले भून लूँ और उसके बाद वो नहीं, डाल। ये डालेंगे मसाले बाद में साथ, काली मिर्च ऑर्गेनो और ये जी, पिज़्ज़ा चलिए, सॉस। वो एक एक करके मैं आपसे पूछती हाँ जी, रहती हूँ, जी। तब तक आप मैं जब ये अच्छा हो जी, जाएगा पेरी तो पेरी चिकन। मसाले के लिए हमें चाहिए जी कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैं आपको बता देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है। और जो हमारी लाल मिर्च पाउडर है वो 1 चाय का चम्मच है। अदरक लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अनियन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अमचूर 1 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, और ऑर्गेनो 1 चाय का चम्मच। इन सबको आपने मिला के और आपने इसको ग्राइंड कर लेना, और ये आपका पेरी पेरी मसाला बन जाएगा। ठीक है जी। ये लीजिए, इसी के अंदर वापस इसको डाल सकते हैं फिर। जी, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, जी, ये जी, जी। आपने इसके अंदर हाँ जी, चीज़ी फ्राई बॉल्स। करने हैं। हाँ जी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ना आहिस्ता कर लेते हैं ताकि वो इतनी देर तक बनेंगे। ठीक है ना, हमने ऑयल भी डाल दिया। जी। अच्छा, फुल ना भरिएगा ऑयल, देखें, क्योंकि हमने ये बॉल्स टाइप बनाने हैं। पहले एक साइड को फ्राई करें, फिर उसको फ्लिप करके दूसरी कर दें। डीप फ्राई जब करते हैं ना, पूरा उसके अंदर डुबो देते हैं तो उसमें टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। बस अच्छा जी। अब हम इसमें डाल देंगे सारे अपने ये स्पाइसेस, और साथ हम डाल देंगे अपने ये कॉर्न्स। ये देख लीजिएगा, हंसते ज़रूरत डालने में थोड़े से कम भी करने में कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा भी बंदा डाल दे तो देखिए, सब्जियां आप जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ही आप बेनिफिट में डाल रहेंगे। दें डाल दें। हाँ हम तो कहते हैं कि देखिए, एक तो लोग जो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि प्रोटीन की जो इंसान की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम सोचते हैं। उससे कई गुना ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम साथ सब्जियां, फल, ये वाली चीज़ें भी कंज्यूम करें। तो जहाँ जहाँ पे भी आप बच्चों के लिए या घर वालों के लिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये एक्स्ट्राज नहीं है, यही मेन इवेंट है। अनियंस भी डाल लें, जी। ये प्याज भी, ये कुक होने। अच्छा ठीक है, अब हम मसाले डालेंगे अपने। अच्छा, ये भी डाल दिया हमने। अब अनियन, अब हमने इसके अंदर बेसिकली अदरक लहसुन, नमक,
नहीं, अदरक लहसुन, बॉइल्ड चिकन, जी, और हमने बिल्कुल ऑयल, फ्रेश जो है ना वो प्याज पीस के और डालना कॉर्न है। अभी तक डाल चुके हैं। जी, और डालने के बाद ना 2-2 मिनट के लिए हमें इसलिए भी वेट कर लेना चाहिए, बिकॉज होता ये है कि कभी कभी टाइम वाइज ज़रा चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। सो हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया भूनने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली तो इसके अंदर सारी चीज़ें कुकड हैं। कुकड है, हाँ जी, बस सिर्फ इसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा पका लेंगे तो ज़रा उसका फ्लेवर भी फिर थोड़ा अच्छा हो जाता है ना। बिल्कुल। सो ये मैंने कर लिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट मैं ये सारी वेजिटेबल्स डाल दूँ। जी जी, ये डाल दें, ऑलिव्स डाल दें। अब देखिए ना व्यूअर्स, आप ब्लैक ऑलिव्स, काला जैतून भी डाल रहे हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। देन आप ये शिमला मिर्च डाल रहे हैं, इसमें अनियन भी है। देखिए प्याज को हम इतना कुछ सीरियसली नहीं लेते, बट प्याज भी एक सब्जी है। जी, कॉर्न भी हमने इसके अंदर डाल दी है। सो आप देखिए ना, मकई का अपना बेनिफिट्स, अगर मशरूम डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मशरूम हाँ भी जी, डाल सकते हैं। जी तो ये होगा क्या, इसका तरीका क्या है? ये हम सारा कुछ कर लेंगे जी, जब इसका फिर। तरीका ये है कि अभी ये इसको इस मिक्सर को इसमें डाल के थोड़ा ठंडा होगा तो हम चीज़ डाल देंगे। ठीक है। ठीक है जी, चीज़ मिक्स हो जाएगी तो फिर हम ये ब्रेड के स्लाइस लेके, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप बड़ी ब्रेड भी ले सकते हैं, छोटी भी। इसको सारा? हल्का सा, हाँ जी, इसको हल्का सा जो है हमने गीला करना है और उसके बाद इसको हाथ से प्रेस करके और इसमें ये मिक्सर डाल के इसको हम बंद कर देंगे। हाँ जी, ऑर्गेनो, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये चिली गार्लिक। चलिए। और फिर हम इसको रोल कर देंगे, बिल्कुल बॉल सा बना लेंगे इसका। और उसके बाद हम कॉर्नफ्लावर में इसको रोल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और दोबारा फिर एक कोटिंग करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, फिर क्रम्स में रोल करके और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल। और हम इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करते हैं, फ्राइज़ और कोई भी सॉस के साथ। और बात ये कि फ्राइज आप ना भी सर्व करें तो ऑलरेडी एक फ्राइड हाँ जी, क्रिस्पी वो मजे बच्चों के लिए थोड़ा ज़रा उसमें ज़रा थोड़ी अट्रैक्शन आ जाती है ना बट बच्चों को। लंच बॉक्स में जैसे आप ये कि मतलब 1 या 2 आपने डाल दिए तो बच्चों का भी बड़ा मज़े का स्नैक हाँ हो जी। जाता है। ये देखिए ना, अब हमने एक दफ़ा ऑलमोस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कुक कर लिया। अब हम उसके अंदर अपना ये सॉसेस डाल रहे हैं। अच्छा, ये सॉसेस डालने का बेसिक रीज़न ये होता है कि वरना बहुत ड्राई हो जाता है व्यूअर्स, जी, अभी जब चीज़ भी डलेगी तो जब इसको हम जब खाएंगे ना तो बीच में से चीज़ भी निकलेगी, ताकि ज़रा जूसी सा हो ना। जूसी सा होगा इंशाल्लाह। सो इस वजह से ये वाला पार्ट नहीं स्किप करना, क्योंकि आपके इतने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी कि आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा बाइंडिंग का काम हाँ करेगा। जी, इसको अब और कितना हमने कुक करना है? बस इसको मिक्स करें, चूल्हा बंद करके मिक्स में डालते हैं, फिर चीज़ मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम बनाते हैं। एंड वेर डन। सो व्यूअर्स, बहुत ही आसान रेसिपी है एक्चुअली। आपने ये इसको बना बना के हम फ्रीज भी कर सकते हैं। अब देखिए ना, इंशाल्लाह 2 महीने बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट बिल्कुल। एग्जैक्टली। आज आज 17 है, 17 है और 17 17 या हाँ जी। 16 को हाँ मतलब जी। या 18 को, इन हाँ दो जी। तीनों में से कोई एक डेट को इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। सो इंशाल्लाह। आपने अभी से, मैं ये नहीं कह रही कि अब आप अभी से बना के फ्रीज कर दें, बट रेसिपी ज़रूर हाँ। सेव कर लें ये वाली, राइट? वैसे भी हाई टी के लिए कोई मतलब आप हाई टी के लिए इसको बना रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि हाई टी के लिए आप बना लें, एक दफ़ा ट्राई कर लें ताकि आपको भी पता चल जाए। ये हमने सारा का सारा निकाल लिया और इसको अब उसको पैन से निकालने का रीज़न ये होता है थोड़ा कि ठंडा हो जाए, हाँ जी, क्योंकि वो ठंडा तभी होगा जब आप उसको गर्म वाले पैन से बाहर तो थोड़ी देर निकालेंगे। फ्रीजर में ना रख दें ताकि थोड़ा आप सा। नहीं, वो तो खैर हम आई थिंक आप ये 5-10 मिनट बाद ही हाथ डालिएगा, हाँ वरना जी। तो आपके हाथ ही सड़ जाएंगे। हाँ, अगर आपने इसको क्विकली कूल डाउन करना है तो ये हम फ्रीज़र में रखवा देंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो वो अच्छा कूल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें चीज़ कंबाइन हाँ करके जी, मिक्स कर लें। पिज़्ज़ा चीज़ मिक्स कर लेंगे। और हाँ जी। अगर आप उसके ब्रेड बाद क्या करेंगी फिर? उसके ये बाद ये ब्रेड को जैसे कि मैंने इसको सोक किया, हम्म। ठीक है, और इसको मैंने हाथों से प्रेस कर दिया, ठीक है, ठीक है, और इसके बीच में हमने मिक्सर डाला और इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है। फिर हम कॉर्नफ्लावर में रोल करेंगे, उसके बाद हम अंडे अंडे में में? डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, फिर एक दफ़ा कॉर्नफ्लावर में रोल करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रखेंगे और फिर फ्राई करेंगे। अमेजिंग। तो कुछ ही देर में हम आपको इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो दिखाएंगे। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा आजकल लोगों के वेरियस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। किसी के जॉइंट्स में पेन है, और स्पेशली हमारे, क्योंकि माँ बाप की बात कर रहे थे, बुज़ुर्गों की, तो घर में अक्सर समझ नहीं आती कि क्या करें।
तकलीफ में है, डॉक्टर ने दवाई तो दे दी है लेकिन वो तकलीफ नहीं ख़त्म हो रही। बेसिकली बिकॉज जब भी कोई जोड़ों की पेन होती है, गर्दन की होती है, बैक की होती है, गोडों की जिनको नीज कहते हैं, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है उसके साथ फिजियोथेरेपी करनी होती है। मैं करा रही हूँ और और डॉक्टर साहब से पूछूंगी। और माँ बाप जो हैं वो और माँ बाप जो हैं स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, हमारे जो पेरेंट्स के एज ग्रुप के लोग हैं, अब उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो दवाई तो ले लेंगे, आप ज़बरदस्ती उनको खिला भी देंगे, लेकिन जब फिजियो और इस किस्म की चीज़ें आती हैं ना कि जी हर रोज़ आपने फिजियोथेरेपी कराने जाना, तो वो नहीं करते क्योंकि बुजुर्गों को नहीं अच्छा लगता कि डेली घर से बाहर जाएं। सो घर पे क्या चीज़ें की जा सकती हैं और कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड किस किस्म के इलाज की तरफ जाना चाहिए, हम ये डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साजिदा फजर ने, जो कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फॉर्मर टीम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अब कौन कौन सी टीम्स? नेशनल वुमेंस टीम, नेशनल वुमेंस क्रिकेट, नेशनल वुमेन हॉकी एंड नेशनल वुमेन फुटबॉल। तो ये तीनों टीम्स को आप उनकी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट भी रह चुकी हैं, अपना भी काम कर रही हैं। तो हमने सोचा कि आज सबसे पहले तो एक खातून को ही बुलाते हैं बात करने के लिए। द रीज़न फॉर दैट इज़ व्यूअर्स, देखें शायद मर्द कहते कम हैं, आई डोंट नो, बट ख़वातीन ज़्यादातर जब सीजनल चेंजेस आते हैं, स्पेशली जब सर्दी की तरफ मौसम जा रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्स एंड पेन शुरू हो जाती हैं जो सर्दियों से रिलेटेड होती हैं। तो इससे रिलेटेड हमें डॉक्टर साहब गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मुझे ये बताइए कि इस मौसम में, अब हम सर्दी की ऑलमोस्ट पीक में ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। इस मौसम में बुजुर्गों में तो मर्दों और औरतों दोनों में, बट खवातीन में भी बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स और जिसको हम गिट्टे गोटों में दर्द कहते हैं वो निकल आते हैं। वाई? सबसे पहली बात तो ये कि जो ख़वातीन हैं हमारी, जो बड़ी उम्र की हैं, उनमें एक मेन रीज़न पोस्ट मीनोपॉज़ल है। ठीक है, पोस्ट मीनोपॉज़ल वुमेन जिनमें माहवारी ख़त्म हो चुकी है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वैसे ही डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो इन्हांस हो जाते हैं। एक्चुअली पेरी मेनोपॉज में भी और मेनोपॉज में भी और मेनोपॉज के बाद भी, क्योंकि तीनों टाइम आपके हार्मोन पागल हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि एक तो डीजनरेटिव चेंजेस इन्हांस हो जाती हैं, और जब व्हेनेवर देयर इज सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, जैसे सर्दियों का मौसम है तो जो खून के शरियाने हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पट्ठों को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है और पट्ठे अकड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन वजह जो है वो ये है ख़वातीन में स्पेशली। और एक ये कि दिन छोटे हैं, रातें लंबी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग बैठ के खाना खाया है, फ़ौरन बिस्तर में चले गए हैं, कोई एक्टिविटी उस तरह से नहीं है, चलना फिरना हमारा कम हो जाता है, वॉक वगैरह उस तरह से नहीं कर पाते जो एक रेगुलर वॉक की रूटीन हुई होती है। लेकिन एक और बात ना डॉक्टर साहब, सर्दियों में वैसे ही आपका मतलब लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है हीटर चला के। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार लोगों को मना करती हूँ कि हीटर चला के हीटर के सामने बैठना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है। गिट्टे गोडों का तो जो हाल होगा सो होगा, बॉडी तो डिहाइड्रेट हो ही रही है, तो पड़ने शुरू हो रही है और स्किन बर्बाद आपकी। ऐसे ही है। और इंस्टेड कि आप हीटर के सामने बैठें, आप अपनी लेयर्स को इंक्रीज़ कर दें। कपड़ों की जो लेयर्स है, अगर आपने एक लेयर पहनी है आप तो 2 स्वेटर और पहन लें। क्योंकि देखिए हीटर से जो हीट निकलती है ना, वो नॉर्मल और नेचुरल हीट नहीं है व्यूअर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हीटर बहुत गर्म हवा दे रहा होता है। ऐसे ही है। हम क्या कहते हैं अक्सर कि जो खवातीन किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं उनको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। मैं स्किन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपकी ये लोग कहते हैं खैर है कि अगर थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो जाती है, हम पानी ज़्यादा पी लेंगे, इट्स नॉट जस्ट दैट, आपकी स्किन बर्बाद होती है, आपकी बॉडी में पेन बढ़ जाती है। उतनी देर हीटर के सामने बैठे होते हैं, आप कहते हैं टकोर हो रही है, वो टकोर फिर आपको सारी रात तंग करती है। वो टकोर तंग करती है क्योंकि हीट से आप एकदम से नॉर्मल में चले जाते हैं। बिल्कुल, वो सडन एक्सपोजर होता है ना कि अगर आप हीटर में बैठे हैं और जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाएंगे, रूम से बाहर निकलेंगे या टेरेस पे जाएंगे या घर से बाहर निकलेंगे, तो एकदम से क्या होता है कि आपकी बॉडी वार्म्ड अप है, आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो आपके पट्टे जो है वो अकड़ेंगे, जॉइंट्स पेन्स निकलेंगी। जैसे ही पट्टे अकड़ते हैं वो हमारी मूवमेंट को लिमिट करते हैं। ठीक है, लिमिट करते हैं तो जो जोड़ हैं वो जो है वो उनकी मोबिलिटी जो है कम हो जाती है, वो उस तरह से चल नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात यह है कि ब्लड सप्लाई क्योंकि कंप्रोमाइज़ होती है, कंप्रोमाइज़ इसलिए होती है कि हमारी एक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो फिर करें क्या?
करना ये है कि आपने बैठना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप रात की स्लीप लें, अच्छी बात है, पूरे दिन आपने एक्टिव रहना है। एक्सरसाइज जो है, अगर आप आउटडोर जाके नहीं कर सकते, बाहर चल फिर नहीं सकते, आपका घर छोटा है जैसे भी है, आप अगर आपके पास 10 मीटर की 10 स्टेप की स्पेस है घर में, आप उसी में टाइम देख के 4 से 5 मिनट आपने ज़रूर चलना है, ठीक है। और एक ही पोस्चर में आपने 10 से 15 मिनट नहीं रहना। अपनी बॉडी को जितना मोबाइल रखेंगे उतनी ही आपकी जोड़ों की दर्दें वो कम रहेंगी। आप जब आई थी अभी जी सेट के ऊपर, जी। तो क्या मैं बैठी हुई थी? नहीं, आप खड़ी हुई थी वहाँ पे किचन वाले सेट पे। अच्छा, उधर से फिर मैं बिल्कुल घूमती यहाँ फिरती रही। बैठे। हमने जब अब ऑन एयर ऐसे आना ही था है। तो मैं आके बैठ गई और हमने, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हर सेगमेंट के बाद उठ के वॉक करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरे that साथ is recommended यही actually। बात मुझे डॉक्टर वसीम ने, वो भी बिल्कुल ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जी, जी। अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा कि जुगन आपने ना, मैंने ये कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब शो के एंड तक मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाती है, मेरी गिट्टे गोडे बिल्कुल ऐसे ही अकड़ है, जाते हैं। ऐसे ही तो है। मुझे समझ, कहते हैं आप नॉर्मली क्या 2-2 घंटे बैठती हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसके पास टाइम होता है? तो उन्होंने कहा एक्चुअली बॉडी को हर 15 मिनट के बाद या इवन 20 Posture मिनट change के करना बाद है। अगर ऐसे बैठे हैं, तो ऐसे बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में पेन होगी, आपकी ये वाली साइड पूरी आपको तंग करेगी। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने पोस्चर को भी ठीक रखें बिल्कुल और ठीक है। अपने आप को बेहतरीन अंदाज में ऐसे ही मैनेज है। करने की और ये कोशिश करें। दिस इज़ फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए है, कोई बड़ा है छोटा है, कि आपने हर 10 से 15 मिनट के बाद, अगर 10 से 15 मिनट मुश्किल है तो 20 से 25 मिनट के बाद अपना पोस्चर चेंज करना है। खड़े हैं, मुसलसल खड़े हैं, तो आप कोई 30 सेकंड के लिए 1 to 2 मिनट्स के लिए बैठ जाएं। अगर बैठे हैं तो कोई 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट वॉक अराउंड एंड देन सिट, कि आपने एक ही पोस्चर में नहीं रहना 15 से 20 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। बिलीव मी कि ये जो हमारी पट्ठों की, जोड़ों की जो भी दर्द हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में है। इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, कि अगर लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अगर आप दिन में भी 10 से 15 मिनट मुसलसल चलते हैं, तो आपकी जो पट्ठों जोड़ों की दर्द हैं ये आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगी। देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है ना, उन्होंने कोई दवाई कही है ना कुछ। हाँ, विटामिन डी का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। और विटामिन डी के लिए इस तरह से कि अब जिस तरह से सन का एक्सपोजर है, वो विंटर्स में जैसे ही थोड़ी सी भी धूप आती है तो प्लीज़ उसको ज़रूर अवेल करें। चाहे धूप में बैठें, किन्नू खाएं, किन्नू विटामिन खाएं, सी भी खाएं, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन आपको डी भी मिलते आपके रहेंगे। सिस्टम में जा रहा है। ऐसे ही। होता ये है कि व्यूअर्स, अगर आपने आयरन जिस्म में अब्जॉर्ब करना है तो आपको विटामिन सी की सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही अगर है। आपने अपने जिस्म में कैल्शियम, यानी कि जो आपके जोड़ों को, गिट्टे गोडों को, इन सब एरियाज को बिल्कुल ठीक करते है। हैं, वो आपको सपोर्ट मिलेगी विटामिन डी से। ऐसे तो ही हम है। क्योंकि ना धूप में बैठते हैं, ना धूप में को एंजॉय करते हैं, ना ऐसे ही। हम, आई अंडरस्टैंड, अगेन लोग यही कहते हैं कि यार सन में बैठेंगे छाइयाँ पड़ जाएंगी, ये हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं होता। ऐसे के स्किन टैन जो होती है वो आपकी विंटर्स में नहीं होती, समर्स में ज़्यादा होती है। जो रेडिएशन समर्स में सूरज दे रहा होता है वो विंटर्स में उसकी इंटेंसिटी और उस तरह से नहीं विंटर होती। में का सन तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल होता है, ऐसे ही क्योंकि है। वो थोड़ी सी आपको पाकिस्तान, जिस तरह पंजाब साइड पे ज़रा धुंध होती है, तो थोड़ी सी आपको वो प्रोटेक्शन भी दे देता है। और उसके अलावा बिल्कुल अगर आप ठीक है। अपने मुंह पे सन ब्लॉक लगा लें, फेस एंड नेक पे, बाकी जाके ना भी बैठने, लगाएं तो इट्स फाइन इन विंटर्स। और एक्चुअली टेक्निकली डॉक्टर इट्स नॉट एज पर डर्माटोलॉजिस्ट, सो स्किन के एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गाइडेंस देना चाह रही हूँ, Sure. इफ दैट्स ओके। तो होगा ये कि व्यूअर्स, सन ब्लॉक तो आपने चूल्हे के सामने भी अगर खड़े होना है तो आपने लगाना ही लगाना है। ये तो अब मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुकी है दैट स्किन का डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन इज़ प्रॉब्लमैटिक। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, विंटर में कम शिद्दत होती है, आपने सिर्फ अपने फेस एंड नेक के ऊपर सन ब्लॉक लगाना है। बाकी बॉडी को अगर आप डायरेक्टली, अगर आपको ये कंसर्न है कि आपकी अगर पिगमेंटेशन है या मलेज़मा है, बट जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, आप अपनी स्किन के बारे में ओवर सेंसिटिव होके अगर अपनी बिल्कुल ठीक है। बाकी सारी बॉडी को डैमेज करते हैं तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और एक और चीज़ भी है कि अगर किसी को घुटनों का इशू है, जो कहते हैं कि अकड़ जाते हैं, सीधा नहीं कर पाते जैसे उठते हैं, तो आप अपने घुटने एक्सपोज करके धूप में बैठ सकते हैं, एंकल एक्सपोज करके धूप में बैठ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द हीटिंग मेथड। वंडरफुल। दिस इज़ वन ऑफ द और बेटर देन कि आप कोई गरम गरम चीज़ें लेके लगाएं। एग्जैक्टली। और उसके लिए भी है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रिवेंशन पे अगर हम बात करें तो उस पर ये आ जाता है कि हमने एक तो अपने आप को, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स वार्म, और अपने पेरेंट्स को वार्म रखना है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को स्पेशली। और ये जो नेक के मसल्स हैं, ये जो पट्टे हैं हमारे गर्दन के और अपर बैक के, ये ज़्यादा करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो जैकेट्स वगैरह पहने, कोई स्वेटर्स पहने या मफलर्स वगैरह आप लें और लेयर्स को ज़्यादा कर दें। और हीटिंग जो है वो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर हीट क्योंकि पैड लोग घर में पता है नहीं क्या है तो आप करते हैं, वार्म वाटर लोग के इतना गर्म कर देते हैं। वो आजकल आपको पता है बीन बैग से आए हुए हैं, गर्म बिल्कुल पानी ऐसे की ही, बोतलें, ऐसे। उबलती गर्म चीजें जिस्म पे उससे बर्न हो जाता है।
उससे बर्न हो जाता है। सिंपल हीट पैड्स मिलते हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, आपके पास गंदम है या चावल है, किसी भी तरह के बीन हैं, वो एक थैली बना लें घर में और उसको आप ओवन में रखें, ओवन में से निकाल के वो थैली में डालें। यू कैन कीप देम एनीवेयर यू वांट। जहाँ भी आपको पट्ठों का कड़ाव है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे हीट मिलेगी, थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो आपको जो पट्ठों का कड़ाव है वो कम हो जाएगा। वंडरफुल। अच्छा, अब हमने आई थिंक ब्रेक की तरफ भी जाना है और हमें आपके जो असिस्टेंट हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह ज़फ़र, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं व्यूअर्स, वो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद और मैम हमें गाइड करती जाएंगी और वो हमें डिफरेंट एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है। वन लास्ट थिंग, हाँ जी, जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो लोअर बैक के आ रहे हैं, ठीक है। और लोअर बैक में ऐसे होता है कि अक्सर जो पेशेंट वो कंप्लेन करते हैं जैसे सुबह बिस्तर से उठे हैं तो उठा नहीं गया, सुबह झुके हैं पाँव धोने के लिए, वज़ू करने के लिए तो सीधा नहीं खड़ा, बिल्कुल हो गया, सही, ठीक है। वो होता है, कहते चुप पड़ गई है। अब वो चुप किस वजह से पड़ती है कि क्योंकि विंटर्स की लॉन्ग नाइट से लंबी रातें हैं, तो जैसे आप लेटते हैं इतनी रात गुजारते हैं, 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, जब उठते हैं और बिल्कुल सीधा उठते हैं तो जो डिस्क का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। वो क्या होता है, उसमें डिस्क के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि आपने जब भी उठना है आपने करवट लेके दोनों पाँव एक साथ आपने नीचे रखने हैं और उठने के फ़ौरन बाद अगर आपके डॉक्टर ने कोई आपको वर्जिश बताई है तो वो आपने हरगिज़ नहीं करनी, 1 से 2 घंटे बाद जब तक आपकी बॉडी जो है नॉर्मल हो जाए वो तब करनी है, ठीक है। और ये तो व्यूअर्स सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, This is for बच्चे भी everyone, बड़े हर भी किसी के छलांग लिए। मार के जो है वो बेड से उठ जाते हैं। और होता ये है कि ये आदत जब आप छोटी एज पे बच्चों को डालेंगे, हम करते क्या है कि हम अपने बच्चों को जब छोटे छोटे होते हैं तो कहते हैं उठो 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 उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो, स्कूल जाना है। तो उनकी हैबिट बन जाती है उछल के उठने की और वो ओवर द ईयर्स जो है डैमेज करती चली जाती है। तो द सेंसिबल थिंग इज़ कि बच्चों को भी जब जगाएं तो उनको तरीका बताएं कि बेटे आपने उठ के बैठना है, अपने दोनों टांगे ज़मीन पे रखनी है और फिर आराम से उठना है। पैर रखने के बाद भी ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना और बिल्कुल ये आराम से डेंजरस है उठना है। क्योंकि झटका पड़ सकता है। ऐसे खैर ही ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गपशप तो चल ही रही है, कैसे हो सकता है कि ऑन एयर हम बातें करें तो ऑफ एयर भी ना करें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साजिदा फजर, जो बाय द वे कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फॉर्मर टीम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, नेशनल वुमेन क्रिकेट, नेशनल वुमेन हॉकी एंड नेशनल वुमेन फुटबॉल। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कलीमुल्लाह ज़फ़र ने। आप भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी जी, हाजिर इन हूँ। टर्म्स ऑफ गिविंग द डेमो एंड गाइडेंस। ठीक है। बट डॉक्टर साहिबा, कमिंग बैक टू यू, एक तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम डिफरेंट एरियाज़ की थोड़ी सी एक्सरसाइजेज अपने बिल्कुल ठीक है। इस तो नेक से शुरू करें। नेक से शुरू करते हैं जी। इवन दो ब्रेक से पहले व्यूअर्स हमने बैक लोअर बैक की बात की थी, लेकिन हम नेक का भी बताने की कोशिश करेंगे, बैक की भी, लेग्स की भी, एंड अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम हाथों का भी बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग हाथों के अकड़ाव और पैरों के अकड़ाव के साथ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। सो ओवर टू यू मैम। सबसे पहले जिनको यहाँ पट्ठों में दर्द होता है, जो गर्दन के पट्टे हैं या फ्रोज़न शोल्डर या कंधा जाम हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज हैं जो हर कोई कर सकता है। और सबसे पहले तो हमने एक्सरसाइज को ऐसे करना है कि वो किसी भी उसमें आपके पेन को प्रोवोक ना करे, आपके पेन को बढ़ाए नहीं। सबसे पहले सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर कलीमुल्लाह बैठे हैं, और डॉक्टर कलीमुल्लाह हम शोल्डर श्रग्स करेंगे, कंधे ऊपर उठाने हैं। व्यूअर्स अब आप डॉक्टर साहब को गौर से उठा के देखें रखने और हैं। मैम जो बोल रही हैं उसको गौर से सुने जी। इसमें एक और चीज़ कि हम जो भी अभी स्ट्रेचेस करेंगे उनको हमने 5 सेकंड रोक के रखना है, 5 सेकंड मेंटेन करना है। ठीक है। शोल्डर श्रग्स करेंगे सबसे पहले जी। इसको 1 2 3 4 5 रिलैक्स। और ये एक्सरसाइज जो है आपने 10-10 के 2 सेट करने हैं या 15 से 20 दफ़ा कर लें। तो डॉक्टर साहब सुबह, मुझे दोपहर, गाइड शाम। करें जरा, जैसे ये मेरे कंधे हैं तो इनको मैंने ऊपर करना है, बस ऊपर करना है, यूं ऊपर करके। करना है। अच्छा, ठीक है, जितने गर्दन को आपके बिल्कुल ऊपर सीधा हो रखना। सके व्यूअर्स, बिल्कुल। जैसे मेल में थोड़ी सी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बिल्कुल वो ऐसे कम ही। कर पाते हैं, आपके फिटनेस लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो परेशान नहीं होना कि किसी के कंधे कानों तक पहुंच रहे हैं तो किसी के कंधे उठ ही नहीं रहे। ऐसे ही। और बहुत ज़्यादा आगे को नहीं झुकना, पीछे को नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। बैठना है। और ऐसे यूं करके कितनी देर उठा होल्ड के करना रखना है? 10 सेकंड्स रोक के रखना है। ठीक है, और फिर और देन रिलैक्स।
और यही वाली एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और अगर आपके कंधों में खिंचाव, कंधों में खिंचाव है, ऊपर वाले कंधों में खिंचाव, यहाँ पे जी, ये जो कंधों के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ये ठीक वाला है। जो एरिया होता है ना, जी। हाय बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है। इसके हमने स्ट्रेचेस करने हैं और थोड़ी सी मोबिलिटी करनी है। बिल्कुल स्ट्रेट रह के आगे को आपने जितना यहाँ यूँ हाथ रखेंगे डॉक्टर कलीम, यहाँ यूँ हाथ रखेंगे, हल्का सा आगे को लेके जाना है कि आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस हो। ठीक है। अब डॉक्टर साहब की देखिए कमर बिल्कुल सीधी है व्यूअर्स, उन्होंने अपने आप को गोल नहीं कर लिया कमर को। हाँ, आगे को नहीं झुकाया, यहाँ आप लेके आएंगे, आगे जितना लेके आ सकते हैं। इसको 5 सेकंड रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। स्ट्रेचेस आपने सिर्फ 3-3 दफ़ा करने हैं, ठीक है। और इसी तरह आप पीछे को लेके जाएंगे और इसको रोक के रखेंगे, पीछे को लेके जाइए डॉक्टर कलीम, शाबाश। कंफर्टेबली हाँ जी, जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं। और किसी भी एक्सरसाइज में आपको पेन नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। फिर आपने साइड पे लेके जाना है, साइड पे लेके जाइए, जितना लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा ओवर प्रेशर कर सकते हैं डॉक्टर कलीम, अपने हाथ से आप करेंगे, शाबाश। 1 2 3 4 5, और इसी तरह दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये जो एक्सरसाइजेस हैं चारों डायरेक्शंस में आपने 5-5 दफ़ा रिपीट करनी है और 10 सेकंड आपने रोक के रखनी है। अब देखिए व्यूअर्स, ये है वो फिजियोथेरेपी जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा कुछ देर के लिए, और फिर आपको गाइड, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल चुकी होगी तो आप खुद भी इन चीज़ों को कर सकते हैं एक दफ़ा जब आप सीख लें। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि अगर स्पेशली आपके डॉक्टर ने, ऑर्थो के या जो भी आपके डॉक्टर आपको देख रहे हैं, अगर आपके फॉर एग्जांपल इवन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ने डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कहा है कि जी आपकी जिस्म में मूवमेंट कम है, आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएँ, तो प्लीज़ अगर एक रेकमेंडेड चीज़ है तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट से ही राब्ता करें। ये हम उन लोगों के लिए गाइडेंस कर रहे हैं जो अकड़े हुए जागते बिल्कुल हैं। ऐसे ही अगर है। मेडिकल कंडीशन है और डॉक्टर ने आपको कहा है तो डॉक्टर साहब आप बेहतर गाइड कर बिल्कुल सकती हैं ठीक है। कि फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही बिल्कुल ऐसी अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो फ्रोजन शोल्डर के साथ आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो फ्रोजन शोल्डर का है वो डायबिटिक है। और ये दूसरा हमने एक्सरसाइज जो है कंधे जो जाम के लिए है वो ऐसे करनी है, ऊपर उठाएंगे और बैक कर्ल्स करेंगे। अच्छा, ये 5 टाइम्स ये जो करेंगे। जिम बैक अब देखे ना जिम में भी यही चीज़ है, ये बैक कर्ल्स करेंगे। वहाँ पे हम वेट उठा के करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल। आप वेट नहीं, आप नॉर्मली कर सकते हैं। बैक कर्ल्स करके ऊपर उठाएं और ये आपने 10 से 15 दफ़ा करना है। कोई भी एक्सरसाइज जो है जिसमें हमारा होल्ड नहीं है, जिसमें हम उसको सस्टेन नहीं करें, वो आपने 10 से 15 दफ़ा करनी है। जैसे कि मैडम ने पहले कहा कि अगर आपने सर को नीचे करना है तो 3 सेकंड राइट, 5 सेकंड क्योंकि आपने होल्ड करना है ना, बिल्कुल तो वो उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा आपने करनी है। बट जब आपने कोई इस टाइप की करनी है मूवमेंट वाली तो वो आपने 10 से 15 दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही है। और सुबह दोपहर शाम कर लें या व्हेन एवर यू हैव टाइम, लेकिन एटलीस्ट जो है ना 25 से 30 मरतबा आपकी पूरे दिन में ही हो जानी चाहिए ताकि चीजें खुल जाएं। बिल्कुल ठीक है। और गाड़ी भी आप एक टाइम तक नहीं स्टार्ट करते तो उसका इंजन सो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जगाना पड़ता है, ऐसे ही। अच्छा नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द बैक। बैक में ये तो आइडियली तो लेट के होती है, लेकिन अगर लेट के अभी हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते तो इस तरह से हमने करना है। विलियम फ्लेक्शन इसको कहते हैं। यू सीधा बैठेंगे, बिल्कुल अपना डॉक्टर घुटना साहब उठाइए ऊपर ऊपर करके दिखाते तो व्यूअर्स टांग आप ऊपर, सोचें ऐसे कि जैसे इसको आप लेटे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप सीधा सोचें आप लेट के लेटे हुए आपने हैं ये और आपने करना अपनी है। टांग को अपने गोडे को अपनी छाती तक लेके आना है। छाती तक लेके आना है, इसको आपने 10 सेकंड मेंटेन करना है, ठीक है। 5 इस पे करनी है, 5 दफ़ा इस पे करनी है और 5 दफ़ा दोनों के साथ। ये तो लेग्स और बैक दोनों की हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको आपके अकड़ती हैं ग्लूट्स की पट्टे भी होगी legs और के। ये पूरी बॉडी की मैनिपुलेशन हो जाती है इस तरह से। क्योंकि आप लोअर बैक की पूरे पोस्टीरियर चेन इसमें कवर हो जाता है, पूरी बैक की जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है, आपकी पोस्टीरियर लेग्स की भी हो जाती है और आपकी पूरी बैक की हो जाती है। बेसिकली ये बैक के लिए डिजाइन्ड है। इट्स वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर द बैक। अमेजिंग। व्हाट अबाउट लेग्स? लेग्स के लिए आप जिस तरह भी बैठे एक हैं, तो आपने ये जो बताया, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स देखिए अगर बैक में नहीं भी प्रॉब्लम तो स्ट्रेच करना फिर भी आपके लिए बिल्कुल अच्छा ठीक है। है। जो मैम बता रही हैं वो अगर आपको नहीं भी कोई प्रॉब्लम तो कम से कम ये जो चीज़ें बता रही है दिन में एक दफ़ा अपने आप को 10 मिनट दे दें और ये चीज़ें कर लें ताकि आगे भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आप बैठे हैं आपने लेग को सीधा करना है, जिससे आपके ये वाला पट्टा और ये वाला पट्टा, ठीक है। लेग सीधी की हमने, लेग सीधी की और पाँव को अपनी तरफ अपनी किया। तरफ। हाय। लेकिन एक चीज याद रखिए, 5 to 10 सेकंड एक चीज याद ये रखिए। कहते हैं ना महसूस हुआ है ये तो। हाँ जी, ये एक चीज याद रखनी है, अगर आपको कोई बैक का इशू है, मोहरों का मसला है, तो ये वाली वर्जिश आपने नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होता है कि नर्व खिंचती है,
नर्व खींचती है, आपकी पेन को मेरे तो प्रोवोक कर बैक में देगी। प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक मैं है? तो हर रोज सुबह करती हूँ ये अगर वाला। आपको डिस्क प्रोलैप्स का मसला है अच्छा, नहीं, तो वो नहीं ये वाली नहीं करनी, अगर नहीं है तो देन डू इट प्लीज। ठीक है। ठीक ये है, normal काफ stretching मसल है, और daily life ये के लिए। हैमस्ट्रिंग के लिए प्लीज डू इट। हैमस्ट्रिंग वाली ये देखो। हैमस्ट्रिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा लेट के टांग को ऊपर उठाना है जब तक आपको यहाँ पे नीचे खिंचाओ हल्का सा खिंचाओ, पेन नहीं खिंचाओ। खिंचाओ। एक दर्द खिंचाओ की है, एक वैसे नॉर्मल दर्द है। खिंचाओ जब आएगा पट्टे को तब उसमें जो है ना दर्द होगी, लेकिन जो एक नॉर्मल दर्द है वो नर्व की वजह से है। ठीक है, जब आपकी नर्व इरिटेट करती है, जो आप दर्द कहते हैं आम जुबान में, दर्द चल रही है, रेडिएट कर रही है कि मुझे कमर से लेके पाँव कमर से तक, लेके तो नीचे end तक जा रही है। वो जी, जी, एक दर्द है नॉर्मल, जो मसले की वजह से ये खिंचाव होगा पट्टे के खींचने की वजह वो से। नॉर्मल है। ठीक है, वो जैसे ही आप रिलीज करेंगे वो दर्द खत्म हो जाएगा। अब व्यूअर्स अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क वाला मसला नहीं है तो उसके अलावा बाकी सब लोग कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज अगेन, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है और अंडर ट्रीटमेंट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करके इन एक्सरसाइजेस की इजाज़त लें, या फिर अगर फिजियोथेरेपी की रिकमेंडेशन है तो व्यूअर्स फिजियोथेरेपी लिटरली आप 3 से 4 दफ़ा कराएंगे, और अगर आप नहीं अफोर्ड करते और अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बता देंगे कि जी मैं अफोर्डिंग नहीं हूँ, तो वो आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें कोई home भी plan दुनिया देंगे। में ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपके लिए आसानी नहीं पैदा करेगा। अगर आप अफोर्ड नहीं करते, आप बताएं, वो आपको गाइड कर देंगे। राइट जी मैम? जी जी, जैसे बिल्कुल गांव ठीक है, देहात बिल्कुल में ऐसे ही। से 2 दफ़ा तो आपके ऐसे पास ही बंदा है, आ जाएगा, हर बिल्कुल रोज ऐसे नहीं ही आ है, सकता। ऐसे ही है। और बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो एक एक्सपर्ट है वो यही करता है कि आपकी बॉडी को आपके हाथ में दे देता है, आपकी पेन्स को, सारी चीज़ों को, कि आपने अपने आपको किस तरह से मैनेज करना है। वो पोस्चर्स बता देगा जिसमें आपको पेन होगी, ठीक है, वो पोस्चर्स बता देगा जिसमें आपको पेन नहीं होगी, कि योर बॉडी इज़ इन नाउ इन योर कंट्रोल, आप इस वाले पोस्चर को अवॉइड करना है, ये वाली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी, यू विल बी गुड टू गो। फाइनली हाथ, जिनके हाथों में हमने जो पैर वाली एक्सरसाइज बताई व्यूअर्स, ये आपके पाँव में भी अगर अकड़ाव होता है तो उसको बेहतर कर देता है। बिल्कुल ऐसे ये ही। जो उसके लिए उंगलियों में एक और एक्सरसाइज है, बात काट रहा हूँ। पाँव के लिए अगर आपको दर्द है, आप घर में टॉवल हर किसी के है, ठीक है, आप टॉवल नीचे रखें, ठीक है, आप जूता उतारें, उसमें ऐसे पाँव रखें, ये उंगलियाँ ये ऐसे टॉवल उसे को इकट्ठा करना है, करना बेसिकली है। पाँव की टाव उंगलियों से। जैसे कि आपने ऐसे कपड़ा रखा व्यूअर्स, जी, जी। ये देखिए, ये आपका टॉवल है, आपने अपने पैरों को ऐसे करना है, ऐसे उंगलियों करना से है। उसको इकट्ठा इकट्ठा करना है बिल्कुल आपने ऐसे उसको, ही हाँ, है। बिल्कुल और ठीक है। एंकल मोबिलिटी के लिए अगर ये गिट्टों का अकड़ाव अक्सर होता ये है, मुझे आता है। तो आप अपना नाम लिख लें, 1 2 3 लिख लें, ABCD लिख लें पाँव से, अच्छा ओके, ठीक है, Digit उससे exercise डिफरेंट उसमें आपकी जो है वो एंकल मूवमेंट होगी, ठीक है। 1 2 3 लिख लें, 1 2 हाँ, 3 बिल्कुल, हाँ, यू numbers कैन राइट लिखें, एनीथिंग, best बस है, वो हाँ। आपने अपने एंकल को मोबाइल रखना है, उसकी मोबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। फिंगर्स, हाँ, क्योंकि इनका मेरी क्या मेरी करना अकड़ती है, हैं फिंगर्स सुबह, इसलिए मुझे अपनी हाँ, टेंशन हुई है। इसका एक काम करना है कि हम वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, उसमें डिप करेंगे, ठीक है, एंड कीप देम डिप फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। ये एक सबसे जो इंस्टेंट है रिलीफ देता है। और दूसरी एक्सरसाइज जो है हमने क्या करनी है कि एक तो कोई भी आपके पास दुपट्टा है, टॉवल है, उससे ये करेंगे जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, या अगर आपके पास सॉफ्ट बॉल है उससे प्रेस करेंगे 10 टाइम्स, 1 to 2 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज, 1 to 2 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलीज, ठीक है। अगर बॉल नहीं है, दुपट्टा है या कोई मोटा कपड़ा है, उसको फोल्ड कर लें, उसका बॉल बना लें, उसको मधोल लें। हाँ, बस उसको मरोड़ना है, ऐसे करना है। मधोलना है, मरोड़ना नहीं है, मधोलना है। और जिस तरह इसी कपड़े बात है, निचोड़ते वहाँ हैं से ये भी कर नॉर्मल सकते एक फिजियो बॉल मिलता है छोटा सा। हाँ जी, हाँ, और soft जो ball, स्ट्रेस soft बॉल ball भी मिलते हाँ हैं। जी, हाँ, उसी stress को ही ball, कहते हैं, उसे- वही है, Balls भी मिलते एक्चुअली इट इज दिस। नहीं, जब फिजियो बॉल कहेंगे तो महंगा मिलेगा, वो स्ट्रेस बॉल तो है भैया। हाँ जी, वो 150 ये का भी मिल इतने का ही, जाता वो है। सेम चीज़ बच्चे है। भी यूज अच्छा, करते हैं। फाइनली डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और मैडम आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में ये है कि हर जितनी भी उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों के जिस्म में खिंचाव होता है, क्योंकि जब आप 10 से 12 घंटे की नींद है, सर्दियाँ, रात लंबी है, तो उसकी वजह से जब आप सुबह उठें तो आपकी बॉडी में अगर खिंचाव आता है तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज लाजमी ऐड करें, ठीक है। 5 से 10 मिनट दे दें, उससे ये है कि आपको इन फ्यूचर कोई जो है ना पट्टों का मसला नहीं होगा। एंड बाय द वे, मर्द हजरात स्पेशली, आप लोग या तो जिम जाते हैं या कख नहीं करते। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, मेल फीमेल, स्पेशली सर्दियों में बॉडी क्योंकि ठंडे गरम ठंडे गरम ठंडे गरम गरम के अमल में गुजर रही होती है, तो बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए इन द मॉर्निंग, जैसे कि मैम ने कहा और जैसे कि भाई ने भी कहा, एक ये बड़ी एक पॉजिटिव एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बीमारी के लिए ही सिर्फ करें। जी मैम, आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले एक काम करना है कि सिर्फ 5 से 6 मिनट आप अपने लिए निकाल लें। जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठने के 1-2 घंटे बाद
एक तो अपनी वॉक को लाजमी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। 10 से 15 मिनट की वॉक आपने टाइम देख के करनी है, ठीक है। और आपने अपना पोस्चर चेंज करना है आफ्टर एवरी 15 टू 20 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के बाद आपने पोस्चर चेंज करना है। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, या अगर बैठे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए चल लें, ठीक है। और सर्दियां हैं, अपने आप को रैप योरसेल्फ वेल, आप अपने कपड़ों की लेयर्स बढ़ा दें, 2 से 3 पहन लें, ठीक है। और अपने आप को एक्टिव रखना है और हाइड्रेट योरसेल्फ। अपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जिस तरह नॉर्मल अगर ठंडा पानी पीना मुश्किल होता है, ल्यूक वार्म वाटर या नीम गर्म सा पानी, वो आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, मज़े की बात यह है कि डॉक्टर साहिबा ने वो बात की है जो हर न्यूट्रिशन, हर मेडिकल प्रोफेशनल जो इस सेट पे आया है वो कह के गया है। एवरी सिंगल पर्सन सेज एग्जैक्टली द सेम थिंग। नींद, एक्टिव रहें, खुराक का ख्याल रखें, पानी पिएं। तो जब सब ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि खाना, खुराक अच्छी, पानी, नींद और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि जाके जिम में अपने गिट्टे गोटे तोड़ें। इसका ये मतलब है कि आपने एक्टिव रहना है, चहलकदमी करें, अपनी बॉडी को मोशन में रखें। हमारी बॉडी हिलने के लिए बनी थी, बैठने के लिए नहीं बनी थी। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहाँ बाकी बॉडी की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रीटमेंट की जिसके बारे में बड़ी पॉपुलैरिटी हुई, फिर ज़रा वो डाउन हुई, या फिर वापस वो इन हो गई है, हाइफू। ये क्या चीज़ है, ये कैसे होती है, आज हम आपको ऑनर करके दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भाई क्या पर्सनैलिटी इस वक्त मेरे सामने बैठी है। नहीं, ये एक्ट्रेस नहीं है, ये मॉडल नहीं है, ये तो डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हैं, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। एक तो आपकी एक्सप्लेनेशन बड़ी, भाई बेसिकली ये हेड टू टो डेंटिंग पेंटिंग करती हैं लोगों की, सही के गलत? बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले तो गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग होती थी, तो अब तो गाड़ियों से ज़्यादा इंसानों की डेंटिंग तो पेंटिंग। डेफिनेटली गाड़ी तो बाद में नजर आनी है, बैठा हुआ बंदा पहले आपने देखना होता है। बात आपने सही की है और बड़ी पते की है। गाड़ी बड़ी अच्छी हो और अंदर से निकलने वाला बंदा के यार इसकी गाड़ी नहीं लग रही है। याद है जब छोटे होते थे तो हम अक्सर देखते थे कि लोग ना स्पोर्ट्स कार में कोई जा रहा है, अच्छा नजर गाड़ी पे पहले पड़ती थी, हाँ, लेकिन फिर तो अंदर जब आप बंदा ऊपर भी देखते थे तो वो एक क्यूट से कोई अंकल होते थे जिनकी ना बाल उन्होंने ऐसे अपनी सर के गंज को छुपाया होता था और हवा उड़ती थी तो ऐसे करके हवा में ना बाल लहरा रहे होते थे। तो हम अक्सर कहते थे कि गाड़ी देखी, ऊपर देखा, फिर हमने कहा ठीक है, ठीक है, हमने कहा ठीक है, हम और भी कुछ कहेंगे। आपने जो किया ठीक किया। अच्छा, हमारे साथ हैं प्यारी सी मिना जो ऑफ कोर्स हमेशा आती हैं। भाई वेरी सून इनको असिस्टेंट नहीं हम कह पाएंगे क्योंकि तालीम मुकम्मल होने को है। मेरी जान है ये। जान तो है लेकिन अनकरीब इनकी तालीम के जो मामला चल रहे माशाल्लाह हैं। हो गई है। शी इज अ डॉक्टर नाउ। हाँ, डॉक्टर मिना कैसी हैं आप? ले हमने हमें हल्का लिया, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मिना। और फिर हमारे साथ हमारी एक दुश्मन है जो हमारी इनकी बड़ी प्यारी दोस्त है और इनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, लेकिन ये बात गलत इसलिए है क्योंकि मुझे इनकी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, इनको नहीं। तो हमारा जनरली जो है एक दूसरे के साथ मसला है, तो आज हमने सोचा कि थोड़ी सी तकलीफ दे ट्रीटमेंट अगर किसी की करनी है तो वाई नॉट माई डार्लिंग नौशीन, माई दुश्मन नौशीन। ओए होए होए होए, माइक उठा लिया, डेंजरस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नहीं कुछ कहना, और नहीं कुछ कहना? अच्छा नहीं, ये अभी नौशीन ने जो मेरे साथ करनी है ना ब्रेक में या प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मुझे पता है, लेकिन जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं क्योंकि एक और हमारी प्यारी सी फ्रेंड है जिन्होंने बहुत ही मज़े के बाय द वे ये जो आपने क्रिस्पी चिकन चीज़ी बॉम्ब्स तैयार किए हैं, एक पूरा का पूरा आप गवाह हैं, मैंने खाया बिल्कुल खाया है। और बहुत मज़े का था। थैंक यू। So, बिल्कुल रेडी है, ready and done। चिकन चीज़ी बॉम्ब्स और बच्चों के लिए फ्राइज भी आप साथ रख सकते हैं। वैसे तो फुल मील है। मैंने आपको मना किया था फ्राइज इसीलिए बनाने से, अच्छा। क्योंकि एक तो आपको फ्राइड, उसके अंदर ब्रेड, साथ में आप, अच्छा क्योंकि इनके जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, तो हर मौके पे ये फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं। इनको तो बस नहीं चलता बिरयानी में भी फ्रेंच फ्राइज डाल दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू शेफ नूर, बहुत ही लजीज, बहुत मजे का। अब जो मेरी बहुत ही प्यारी सी और लजीज सी सहेली नौशीन है,
इनके चेहरे पे क्या होने वाला है डॉक्टर अरीज? इनके चेहरे पर हम हाइफू करने लगे हैं। हाइफू तो पुरानी टेक्निक नहीं है। नहीं, इसमें जाहिर है कि अब बात ये है कि अब हम भी पुराने नहीं रहे, हम भी रेनोवेट होते रहते हैं और चीज़ें भी होती रहती है, तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आती रहती है, रिसर्च डेफिनेटली हो रही होती है और मेरी कोशिश होती है कि जैसे कोई लाइक उसमें इम्प्रूवमेंट आई है तो हम उसको अपग्रेड कर लें। सही। जाहिर है पहले जिस वक्त था स्टार्ट हुआ था हाइफू तो 2D से हुआ था, उसमें 2 आपको लाइन्स याद है आती मतलब थी। जब शुरू में हाइफू आया तो नादिया खान ने भी बड़ी एक वीडियो बनाई, बहुत से लोगों ने बनाई, शाइस्तान भी आई थिंक, एवरीबॉडी मेड वीडियोस अबाउट इट एंड हर बंदा जो है वो सिर्फ हाइफू पे फोकस कर रहा था। तो ये हाइफू है क्या? बेसिकली आपका ये हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं, ठीक है, और ये एक वो ट्रीटमेंट है जो कि FDA ने भी अप्रूव किया हुआ है, इसलिए ये सेफ भी है। आपकी स्किन की रिजुवेनेशन जहाँ पर आपको माइल्ड टू मॉडरेट आपकी सेगिंग है, स्वेयर नहीं, यानी कि वो अगर फेस लिफ्ट वाला मामला है तो आप इससे वो उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको ये बेहतर कर देगा, लेकिन अगर आपकी हल्की सी एजिंग स्टार्ट हो गई है या थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा, लाइक इसीलिए उनको लाने का एक मकसद ये भी है कि इस एज में ये एक परफेक्ट ऑप्शन होती है। 50 के बाद और आपकी अगर ज़्यादा आपने कोई प्रोसीजर नहीं करवाया और आप स्टार्ट हाइफू से करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पहले कोई हल्के फुल्के प्रोसीजर्स ले रहे हैं और आपका थोड़ा सा फेस बल्की साइड पर भी है, क्योंकि ये आपका फैट भी लेकर जाता है। तो अब मैं एक सेकंड के लिए ज़रा नौशीन के पास आना चाहूँगी। नौशीन जी, वैसे तो आप माशाल्लाह हसीन हैं, हमारी दूध मलाई हसीन सहेली, जिनसे मुझे ज़्यादा प्यार नहीं है क्योंकि ये प्यार के अंदर दीवार है हमारी। लेकिन माइक में मुझे ये बताइए कि ऑन अ सीरियस नोट, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही, इनका इतना खूबसूरत चेहरा है, इनके मुंह पे हम क्या करेंगे? तो आप किस चीज़ से डिससेटिस्फाइड है? हमें तो आप हसीन लगती हैं, आप खुद किस चीज़ से डिससेटिस्फाइड हैं? मैं डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं ज़माने के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं मतलब कि सारे कर रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? I mean, why is it possible and how is it possible? अब इसका जवाब ये होगा जो मामा मुझे देती थी, सारे कुएं में छलांग मारोगे तो कुएं में छलांग नहीं, मारो। मैं देखूंगी तैयार होके कि पागल। शुक्र है नौशीन फॉर्म में आई है, अब नौशीन फॉर्म में आई है। नहीं, प्रोग्राम पे आके ना एकदम से खुद पान जाती, मैं कहती हूँ नौशीन चुप बैठी है। मैं अभी इनको ये कहती, मैंने कहा यार अल्लाह करे हमारी ऑफर वाली बातें कोई नहीं, ना सुन आज ले। मैंने नहीं इनको चुप बैठने देना, और आई हुई तो माइक पे इनके मुंह के करीब करना। मैंने दुश्मनी किसी तरह तो उतारनी है ना, डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैंने साथ ही जाना है। आपने भी साथ जाने, गाड़ियाँ फर्क कर देंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको क्या मतलब आपकी और नौशीन की जो भी डिस्कशन हुई, बिकॉज ऑब्वियसली आपने उनकी भी चीज़ों को लेकर चलना है, तो क्या आपको लगा कि किधर करेंगी और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेनली आप कह लें कि डबल चिन का एरिया जिनका ज़्यादा होता है और आपको लग रहा है कि नेक पे टाइटनिंग चाहिए, या ये जाउल्स वाला एरिया जो होता है जिनका हैवी होता है, ठीक है, इसके अलावा आपके क्योंकि ये इन्वेसिव नहीं है और आपने करवाया और आप फ़ौरन अपने काम कर सकते हैं, मतलब कोई डाउन टाइम नहीं है। तो अगर आप फर्ज करें कि सोच रहे हैं कि कल परसों फंक्शन है, एक इंस्टेंट भी ये ग्लो और टाइटनिंग देता है। अच्छा, देता है? यस, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था कि हाइफू जो है वो ओवर टाइम आपको हाँ, लेकिन देता ये रहे। आज आप देखिएगा, ठीक है, आज आप देखिएगा क्योंकि जब ये नया चीज़ें- वाला है। हाँ, ये जो चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो आप उसमें देखिएगा। अगर आपने करवाया हुआ है तो मैं आपको इसकी शॉट भी लगवाना चाहूँगी, आपको पता चलेगा कि इसकी शॉट में और वैसे जो जनरली मशीन्स होती हैं उसकी शॉट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मशीन बहुत मैटर करती है। इसमें करने वाला तो मैटर कर ही रहा है, लेकिन ये कि इसमें मेनली आपकी मशीन कितनी अच्छी है, बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने जब मेरे बाजू का, जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली वेट गेन हुआ, वेट लूज हुआ, तो मुझे थोड़ी सी स्किन लूज रही थी, जो आपने किया था वो यही किया था? वो मैंने यही किया था। आपने ये तो Yes. ये तो पेनफुल नहीं है? यस, पहले होता था। हाँ, लेकिन नमिंग पहले क्रीम लगता अब था मतलब जैसे- नमिंग क्रीम्स भी अच्छी हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ये कि आपको तो हम नज़ाकतों के साथ डील करते हैं। आई रियली वांटेड कि मैं सुन लिया नौशीन, मेरे साथ नजाकतों की तरह के साथ डील किया जाता है, आपके साथ नहीं। नहीं, लेकिन फिर उनको हम मैक्सिमाइज करके रिजल्ट भी जल्दी दे देते हैं ना। आपको हम आहिस्ता 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 लेके चलते हैं, आप आहिस्ता 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 आती हैं। क्योंकि मैं डरती भी तो बहुत हूँ ना। असल में एक मसला तो ये- डिजास्टर्स नहीं। हो चुके हैं और मैंने आपको डिजास्टर्स अच्छा, आपकी ही हाँ। ट्रीटमेंट के दौरान सुनाए हैं। यस, लेकिन ऊपर से आपकी जो वो चीख है ना, उससे मुझे डर लगता है, जो कि अभी तक आई तो नहीं है, लेकिन मुझे तो आ ना जाए। क्योंकि मेरी शक्ल ये बननी शुरू हो जाती है और वो कहती है एक मिनट रुक जाओ, मैं करती हूँ और एडजस्ट कर रही हूँ। क्लिनिक में और लोग भी होते हैं, हाँ। और मैं ये सोचती हूँ कि वो क्या सोचेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। तो नौशीन देखो ना, नेक्स्ट टाइम ये दर्द करे ना कोई भी ट्रीटमेंट के दौरान, चीखे मारनी शुरू कर देना, डन हो गया, फिर तुम्हें भी दर्द नहीं करेंगे। नहीं मैं सही बता देती हूँ। हाँ, ये वैसे अगर बता ऐसा देती है हूँ। तो सही बता हाँ। देती हूँ। नहीं, बट बात ये है कि देखें ट्रीटमेंट, देखें चलें एज पेशेंट्स बात करते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, एज क्योंकि आप भी इनके पास जाती हैं, मैं भी इनके पास जाती हूँ, मुझे एक बात बताएं,
दूसरे लोगों से ट्रीटमेंट्स करवाने में और डॉक्टर रीच से करवाने में आपको डिफरेंस क्या महसूस हुआ? मैं तो कहूँगी तकलीफ, सबसे पहले तकलीफ, मतलब मुझसे दर्द नहीं बर्दाश्त होती, मेरा रोना निकल जाता है। So, नहीं, वो जिस तरह डिफ़ाइन करती है ना और जैसे बताती हैं कि उनकी मशीन में क्या फ़र्क है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी तक कि मैं कहीं और जाऊँ ऑनेस्टली, Wow. जबकि मेरा काम यही है कि मैं ढूंढती रहती हूँ ऑनेस्ट लोगों को। नहीं, मैं धक्के चपेड़े खा के एंड में नहीं इनके पास नहीं, बस पहुंची हूँ। आजमा लिया तो बस वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात, एक जगह से 2 दफ़ा नहीं डंगे जाएंगे, तो जब मुझे डंग ही नहीं पड़ रहा तो मैं क्यों कहीं और जाऊँगी। बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही पॉजिटिव बात, नाइस। मेरे ख्याल से नौशीन करीब एंकरिंग शुरू कर देगी और मैं यहाँ से फारिग जिसका काम उसी को साझे। हूँ। चल फिर जिसका काम है वही आके कर दे और साथ साथ हमें गाइड भी करे प्लीज़, बिकॉज मुझे जो याद है हाइफू का, मैंने आई बी ऑनेस्ट, मैंने नौशीन करवाया था, मैंने जाके करवाया था और स्पेशली उस क्लिनिक से करवाया था जिसकी बड़ी वायरल गुफ्तगू चल रही थी और ये और वो। एंड में बेसिकली ये हुआ कि जब व्हेन आई वेंट, उन्होंने नमिंग क्रीम भी लगाई, सब कुछ लगाया, लेकिन नौशीन आई स्वेयर टू गॉड, उन्होंने पहला शॉट दिया, मेरी चीखें निकल गई और चीखों के साथ आंसू बहने शुरू हो गए। अच्छा नहीं, लाइक मैं आप आगे से मुझे डांट पिट रही है कि आप थोड़ा सा तो कंट्रोल करें भी, मैं पागल तो नहीं हूँ कि पैसे दे के फिर मैं आगे से वो। देखिए, कोई मेरे ख्याल में, मैं हमेशा जब मुझे कोई पेशेंट ये कहता है कि जी मुझे पेन हो रही है, तो मैं बिल्कुल उसकी इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ वो सच बोल रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है मेरा जो पेन का थ्रेशोल्ड है वो आपका नहीं होगा, आपका डिफरेंट होगा, तो मैं उस पर आपको ये नहीं कह सकती कि आप झूठ बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं। मैं हमेशा जब भी कोई काम स्टार्ट करती हूँ, मेरा हमेशा से रूल ये है कि मैं लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, अभी भी मैंने इस वक्त इससे काफ़ी लो की है, फिर हम पेशेंट से पूछते हैं आप कंफर्टेबल हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करते हैं। मुझे पता है आपने मुझे डांटा हुआ है कि आपके स्टेराइल एरिया को टच नहीं करना, मैं चुप करके नुक्कड़ पे इसलिए बैठ गई हूँ ताकि आपकी किसी चीज़ को ख़राब ना करूँ, लेकिन अगर गलती से हाथ लग गया तो एक शो के बाद डांटिएगा। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी से भी करवा रहे हैं तो हमने आपका ग्लैंड होता है, एक थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, उसको मार्क करवाना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर शॉट्स नहीं लगनी चाहिए। अगर लग जाए तो क्या नुकसान होगा? तो डेफिनेटली कि उसमें आपके चेंजेस आ सकते हैं, आपका थायराइड ग्लैंड आपके मेरी जान, लोगों ने पार्लरों में खोला हुआ है ना, लोगों ने अपने सैलॉन्स के अंदर, पार्लर्स के अंदर, पहले तो सिर्फ हाइड्रा फेशियल तक बात थी, अब तो हाइफू मशीन्स भी रख दी हैं। तो देखिए ये तो और आपका मसला ये है कि अगर आप गलत बंदे के पास जाते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। उसका नुकसान यही हो सकता है कि जाहिर है फिर आपको आगे थायराइड के मसले हो सकते हैं। ठीक है, आपने एक ग्लैंड को छेड़ दिया जहाँ से उसके सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको आपने रेज लगा दी हैं, आप खुद सोच लें कि क्या ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो उसमें आप डेफिनेटली किसी किस्म की छेड़छाड़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक। इसके अलावा हम मार्क करते हैं आपकी जो मेंटल नर्व है उस पर, ताकि जो है ना वो एरियाज़ पे ना हो। सेफ पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये मार्किंग आपके पॉलर वाले ना सीख लें, बाकी खैर है। नहीं, वो सीख भी लेंगे तो मतलब बात ये है कि ये कोई आपने कोई ये ऑनर वीडियो देख के तो नहीं सीखा ना, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल सीखा है। मेरा पॉइंट यही है व्यूअर्स, जैसे कि अभी नौशीन जी ने भी बहुत प्यारी बात की कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए, जिसका काम उसको समझे। अब बात ये कि जो काम डॉक्टर्स के करने वाले, जैसे कि पिछले सेगमेंट में हम बात करे थे तो मैम ने कहा धूप में बैठना है, डॉक्टर साहिबा ने, तो मैंने कहा धूप में बैठना है लेकिन सन ब्लॉक के बगैर नहीं बैठना है, एटलीस्ट फेस एंड नेक पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में स्किन कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है, जो पहले प्रॉब्लम भी नहीं था हमारे रीजन का, बट स्किन कैंसर। और ये बात बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ डॉक्टर रीच ने शेयर की थी, आपके पास क्लिनिक में बैठी हुई थी और मैंने आपको कहा था कि नहीं लगाना यार, मैंने सन ब्लॉक है, मुझे लगता है जैसे घी का डब्बा मुंह पे उल्टा दिया। तो एक तो आपने वो मुझे दूसरा अपना वाला एक सन ब्लॉक निकाल के दिया कि ये वाला ट्राई करो, और उसने ऑयली नहीं छोड़ा। आपके देखिए गर्मियों, उस वक्त गर्मियाँ थी। दूसरी बात ये, इन्होंने मुझे बड़ा स्ट्रिक्टली गाइड किया कि जुगन चूल्हे के सामने भी तुमने सन ब्लॉक के बगैर नहीं जाना, इवन जब सुबह उठो अगर घर पे भी सारा दिन गुजारना है सन ब्लॉक लगा के। इंडोर लाइट्स भी आपकी प्रोटेक्शन, उसे वो तो नाम पड़ गया है कि सन ब्लॉक, अदरवाइज जितनी भी रेज, यूवी रेज को ब्लॉक करता है। आपकी जितनी रेज आपके जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं उन सब से आपने बचना होता है। अच्छा, ये इस वक्त हम मार्किंग मैंने कर ली है, ठीक है, जो एरियाज़ हमने अवॉइड करने हैं वो भी मैंने मार्क कर लिए हैं, प्लस ये कि हमने जिन जगहों पे शॉट्स देने हैं वो भी कर लिए हैं। ये अल्ट्रासोनिक जेल होती है, इसके बगैर आप नहीं लगाएंगे, ये अदरवाइज़ आपकी रेज ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ठीक है, और ये लगाने के बाद हम शॉट्स देना शुरू करेंगे। ये तो वो है अल्ट्रासाउंड जेल जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी लगा, जब भी आप जाएं अल्ट्रासाउंड के लिए। ये दिस इज लाइक जो नॉर्मल आपकी एक सवाल है, इसके अंदर होता क्या है? क्योंकि देखे ना ये मीडियम है, ठीक है, बेसिकली अब ये नहीं मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी स्किन को खराब करेगी? नहीं, बहुत एक क्योंकि जब आप एक दफा लगा के जब आप उसके बाद उसको वाइप ऑफ करते हो तो बड़ी स्किन में ग्लो आ जाती है। मैं तो इसलिए जानना चाह रही हूं। नहीं, इसमें वो थिन्ड लेयर होती है सिलिकॉन की। अच्छा, ओके, इसीलिए
अब अगेन लोग घर उधर अपने पार्लर्स में इसी चीज़ को करते हैं ना, इनके पास अल्ट्रासाउंड जेल होती है, अजीबो गरीब चीज़ें मल के करते हैं। देखिए जैसे कि मैम ने कहा इसमें सिलिकॉन है जो प्रॉपर प्रोफेशनल वाली है, तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है साथ साथ। अच्छा दूसरा ना, क्योंकि आपके फेस पे डिफरेंट जगह पे फैट पैड होता है, ठीक है, आपने हर जगह से फैट नहीं लेकर जाना, ठीक है, तो आपको अगर ये पता ही नहीं है कि नीचे फैट किधर पड़ा हुआ है, आपने कितनी इंटेंसिटी देनी है, आपको एक मशीन वाला आया बेच के चला गया और उसने कहा कि जी इतने पे कर लें, इतने पे कर लें, इतने पे कर लें, आपको उसकी साइंस ही नहीं पता। मेरी दोस्त की बेटी 16 साल की बताए बगैर चली गई इसी तरह सैलून में, किसी ने उनको कहा पार्लर में। अब जाहिर ही अगर वो बच्ची के डॉक्टर पे किस तरह जाती तो ड्राइवर ने किसी ने तो बता देना था। वो बच्ची जो है वो मुंह उठा के चली गई उधर किसी सैलून में जहाँ पे वो इस तरह से कर रहे थे कराची में। अच्छा उसने कराया, उसका मुंह इतना सा बिल्कुल जिस तरह मीना का स्मॉल सा फेस है, छोटा सा मुंह, सिर्फ उस बच्ची के यहाँ पे इशू था। उन्होंने उसके पूरे मुंह पे कर दिया, उसकी ऑलरेडी गालें नहीं थी, वो बिल्कुल ही अंदर खड्डे पड़ गए बच्ची के मुंह के ऊपर, बिकॉज वो टाइम के साथ कम होना शुरू हो गया। तो ये पूरा एरिया, और ये एरिया आपको यहाँ जैसे मीना इज अ यंग गर्ल माशाल्लाह, डॉक्टर मीना, सो तब डॉक्टर मीना को अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ से आप उनका हटा देंगे सारा का सारा जो कोलेजन या फैट है, तो उनका तो मुंह अंदर खड्डे पड़ जाएंगे। आपको याद है जब आप आई थी तो आपने कहा था मेरे फेस पे हो सकता है, मैंने कहा था नहीं, याद है, मैंने कहा था इसमें से क्या लेके जाना है? नहीं, ये मैंने आपको कहा था 3 साल पहले जब अभी नूर का वेट नहीं उतरा था सारा, ये मैंने तब आपको कहा था, और आपने कहा था पागल हो गई हो, और मतलब या तो एक्सेस होता या कोई एरिया होता प्रॉब्लम वाला, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे मुझे महसूस होता था। बट वही वाली बात है कि शुक्र है आपने नहीं किया, वरना जब वेट कम करती तो अजीब ही मूविंगा हो जाता। 0.8। अच्छा ये हो रही है अभी चीज? यस चल रही है? यस। ना इसने पी कहाँ ना पा कहाँ, मशीन ने लड़की को तो अभी तकलीफ देनी है हमने। थोड़ा ऊंचा कर दो मिना बेटा, उसको जरा ऊंचा कर दो इसकी इंटेंट। अच्छा सच्ची बताए ना कि हो रहा है कुछ महसूस के नहीं? अच्छा मैं आपको अगला बंदा जाए करने के लिए तो फिर आगे से घूम के कह के आप लोग झूठ बोल रहे थे, बट हो आपको महसूस क्या हो रहा है प्लीज? नौशीन इसे देखिए अगला बंदा ज़हनी तौर पे तैयार हो जब जाए, क्योंकि मुझे बात सबने कहा कुछ नहीं महसूस होता, कुछ नहीं महसूस होता, मैं गई मेरी जान ही निकल गई क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो कितना को फील होता है आप? आई थिंक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 5। दैट्स ओके जी दैट्स ओके, बस बेरेबल है, बस बेरेबल है। वही देखे ना व्यूअर्स, और सब उनसे बात करने का भी रीज़न ये कि नौशीन जी को अगर बहुत तकलीफ हो रही होती तो उनसे बोला भी नहीं जाना था। सो बेरेबल है, लेकिन अगेन डॉक्टर को बताना, जैसे कभी कभी पेशेंट्स क्या करते हैं कि क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस होता है तो वो बताते नहीं हैं। यस। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पेन हो रही है या बर्दाश्त नहीं हो रही, डॉक्टर का अच्छा डॉक्टर हमेशा आपको बताएगा कि आपको ये फील होगा। आपने देखा होगा कि शायद मैं अभी इनसे बात भी करती हूँ, पूछ रही थी बेरेबल है, ठीक है, अगर आपका डॉक्टर आपसे नहीं पूछ रहा तब भी उसको बता दें, अगर वो नहीं पूछने वाला है ना। अच्छा रीच ये महंगा बहुत है क्या? क्योंकि एक वक्त पे तो लाखों का था। नहीं 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 नहीं, लाखों वाला नहीं है, लाखों वाला नहीं है। और इसमें ये कि हम सिर्फ 2 सेशंस कहते हैं, आपने यानी कि 1 सेशन करवाया और 1 महीने के बाद आप दूसरा करवा लें, और ये आपका साल बहुत आराम से, साल से 1.5 साल गुजारता है, बहुत आराम से। It's almost like viewers a non-invasive face lift and a non-invasive face reduction. Yes. मतलब जैसे कि there are people जो वो फैट लॉस के इंजेक्शंस लगा लेते हैं अपने, वो एक्चुअल जो जगहों को पतला करने के लिए होते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। ये कोलेजन स्टिमुलेट कर रहा है ना आपने, बेसिकली उसको जो रेज दी हैं आपने सेल्स को हिलाया है कि सोए हुए हो, उठो, काम करो, ठीक है, फारिग नहीं बैठना। बिल्कुल सही। और इस प्रोसेस को टाइम कितना लगता है डॉक्टर? हमने बेसिकली नंबर ऑफ शॉट्स की होती हैं और वो तकरीबन आप कह लें कि 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स में पूरा आपका प्रोसीजर खत्म हो जाता है। और नमिंग क्रीम का हम कहते हैं कि 45 मिनट। डाउन टाइम इसका कितना है? कुछ भी नहीं, बाद में बहुत पेन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पेन फील हो सकती है, तो हम कहते हैं कि आप आम जो पेन किलर है वो आप एक दफ़ा ले लें बस। क्योंकि आपने यहाँ पे मेरे किया था, क्यों मैं आपसे व्यूअर्स झूठ बोलूँ, यहाँ पे हमने किया था और मुझे फील हो रहा था कि बहुत जो है ना कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और पता नहीं क्या वो है, तो आपने कहा कि इससे स्किन टाइटन हो जाएगी। तो हमने वो ट्राई किया, मुझे फ़र्क ज़रूर पड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ज़रूर कहूँगी कि 2 दिन के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ना अपने आपको मैंने कहा था ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर ली है। आपको मैंने कहा था कि अगर आपको पेन फील हो तो इनिशियली आप पेन किलर ले लें, और वो भी आइबुप्रोफेन नहीं लेनी क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, राइट? तो आपने पैरासिटामोल हाँ आप वो ले लें, और वो एक दफ़ा आमतौर पे लेना अगर आप इनिशियली ले लें, यानी कि जिस तरह अगर इन्होंने किया है
और ये फ़ौरन ले लेंगी तो फिर होती भी नहीं है शुरू। अच्छा, नहीं होती, ओके फाइन। सो बात ये है कि देखिए व्यूअर्स आपके सामने कर रहे हैं, मौके पे कर रहे हैं, और इस वजह से, और ये कोई वीडियो नहीं बन रही जैसे हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं तो रील में कहते हैं कि ओ वाह ये चीज़ हुई। अब वो रील शूट शायद उन्होंने 1-1.5 घंटे में की थी यस, और उसको जोड़ दिया उन्होंने और 1 मिनट का बना दिया। तो कंटेंट तो ऐसे ही अब आजकल बनता है। अब हम तो इसीलिए सब कुछ सामने कर रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में जो मैं यहाँ कर रही होती मैं कहीं नहीं करके दिखा रही होती। बिल्कुल। तो लाइव दिखाने का मकसद भी यही होता है कि एक तो आपको वही बात है कि रियलिटी हर चीज़ की पता चल जाए। देखिए मैं ये नहीं कहती और ऑल्सो मेरी जान, जैसे कि कोई कह रहा है जी हम आपकी हाइफू करने लगे, अच्छा वो बिल्कुल ही कोई मुख्तलिफ हाइड्रा फेशियल की मशीन यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों मशीनें मंगा के भी आपको दिखाते हैं? प्रोसीजर क्यों दिखाते हैं कि अगर आप हाइफू की तरफ मुतवज्जो हो या आप चाह रहे हो कराने को तो आपको पता हो तकलीफ कितनी होती है, प्रिकॉशंस क्या है, डाउन टाइम क्या है, उसकी मशीनें कैसे लगती हैं और डॉक्टर की आपके साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि जी आप, जैसे कि बहुत से लोग ये भी कहते थे एक दफ़ा बस कराना है, एक दफ़ा कराना है, अब आप यहाँ पे खड़े होकर बता रही हैं कि जी 1 दफ़ा कराना है और 1 महीने बाद फिर सेकंड कराना है और फिर पूरा साल आपका सुकून से गुजर जाएगा। बिल्कुल। हाइफू और कहाँ कहाँ हो सकता है? हाइफू आपके हर बॉडी पार्ट पे हो सकता है जहाँ आपको टाइटनिंग चाहिए। ठीक है। सो जिस भी जगह पे आपने अपने जिस भी एरिया को ज़रा सा खिंचा हुआ करना है या टोन्ड अप करना है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं चाहे वो आपके एब्डोमेन के, जिस तरह खवातीन में अक्सर हो जाता है पेट में बच्चे को पैदा करने के बाद स्पेशली, हाँ, कि आपने अब वजन तो कम कर लिया लेकिन वो आपको लग रहा है कि आपके मसल्स थोड़े लूज आपको फील हो रहे हैं। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हल्का सा ना फैट का पाउच बन जाता है, हल्का सा, जैसे प्रॉपर पाउच के लिए कभी कभी यहाँ पे पाउच बन जाते हैं इस वाले एरिया में। अच्छा, फिर ये भी होगा कि आपका बेबीज हुए और अगर सिजेरियंस वगैरह हो तो उसके बाद तो वैसे ये जो लेयर वाला एरिया हो जाता है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो एंड देयर आर मेनी पीपल जो जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आपने वेस्ट में भी देखा होगा प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर्स, बच्चे के बाद उनकी बॉडी नहीं सही हुई तो उन्होंने फिर या लाइपो करा लिया वट एवर, बट उससे 100 गुना बेहतर एंड लेस इन्वेसिव तरीका ये है। शुरू तो इससे करें ना। थोड़ा फैट है, थोड़ा सा टाइटनिंग का इशू है, जिस तरह मैंने बताया माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब आपका लेकिन अगर स्वेयर पे चला गया दिस विल नॉट वर्क, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या इंपॉर्टेंट टिप्स देंगी जो अपना हाइफू कराने चाह रहे हैं या कराएंगे आगे जाके, तो किन चीज़ों को आप मद्देनजर रखना है? देखिए घर पे तो आप खुद कर नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर की, मुस्तनद डॉक्टर की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गाइडलाइंस देते हैं हमारे व्यूअर्स। अच्छा, एक तो ये कि जो आपकी टेबल के ऊपर पड़ी हुई मशीन्स होती हैं वो यूजुअली आमतौर पर पोर्टेबल जो मशीन्स होती हैं, कोशिश करें कि उससे आप ना करवाएं। इसके अलावा आप जो है इम्पॉर्टेंटली कि आपकी मार्किंग जो की गई है वो आपने देखनी है, और आपका जिस तरह भी मैंने इनको कहा था कि आप थूक निकलें तो उससे आपका थायराइड ग्लैंड मूव करता है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशनिंग आपकी की गई है या नहीं की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर डेफिनेटली कोई रेज नहीं लगनी चाहिए। प्लस ये होता है कि अक्सर लोग आके मुझे ये भी कहते हैं कि जी हमें कुछ भी फील नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मशीन में जान नहीं थी, या इसलिए कुछ फील होना भी ज़रूरी है, ठीक है। टाइम पीरियड आपको क्या कहा जा रहा है? अगर आपको कहा जा रहा है कि जी हफ्ते बाद करवा लें या 10 दिन के बाद करवा लें, नहीं, 1 महीने से पहले आप इसको नहीं रिपीट करेंगे, लेकिन अगर आप 1.5 मंथ भी कर लेते हैं तो दैट इज़ फाइन। 4 to 6 वीक्स के बाद, यस, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपको जो चीज़ें मिलती हैं, आपकी स्किन डेफिनेटली आपको टोन्ड अप लगती है, ब्राइट लगती है, थोड़ा सा इसमें इवन स्किन टोन भी आती है। प्लस पॉइंट ज़ाहिर है जब सेल्स टाइट होते हैं तो आपको ये इफेक्ट भी मिलेगा, ग्लो भी मिलेगा, पोर्स टाइट होते हैं, स्कार्स बेहतर होते हैं। इसके अलावा एंटी एजिंग तो है ही है, फाइन लाइंस बेहतर होंगी, रिंकल्स बेहतर नहीं होंगे, ये मैं पहले बता रही हूँ। कभी ज़िंदगी में अच्छी बात भी कर लिया करो दोस्त, सच बोलना क्या करें, कड़वा होता है। चलो फिर मैं भी सच बोल देती हूँ, और मैं कड़वा सच नहीं बोलूँगी। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू, और प्लीज़ नौशीन से दोस्ती कम करो। नहीं अच्छा हो सकता। तो अब हम ऑफर जा रहे हैं, ये देखे ना कभी कभी सहेलियाँ मिल बैठती हैं, और वही वाली बात ना व्यूअर्स, ये सहेली भी प्रोग्राम की बेस पे और ये सहेली भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गई, और वो तो वैसे मेरी बेटियों की तरह है, और इतनी खुशी हो रही है आज डॉक्टर मीना कहते हुए। मीना के लिए तालियां, हमारे बच्चे के लिए तालियां। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि जितनी सिंसियरली और ऑनेस्टली और ब्लंट तरीके से डॉक्टर अरीज पेशेंट्स के साथ डील करती है, अपना रवैया भी वैसा ही रखना, क्योंकि ये जो ज़्यादतियाँ आजकल हो रही हैं ना, लोग 20-25 हज़ार रुपये पकड़ जल्दी जल्दी बनाने की एक्साइटमेंट के अंदर लोगों की स्किन बर्बाद करते चले जा रहे हैं। और व्यूअर्स, कुछ ऐसा डैमेज होता है जो इरिवर्सिबल होता है, जैसे अगर आपकी स्किन पे सडनली मलेज़मा बन गया क्योंकि कोई ट्रीटमेंट आपने करवाई और सडनली आपकी छाइयाँ बननी शुरू हो गई, तो छाइयाँ तो आप कितनी भी ट्रीटमेंट करा रहे हो 70-80% कम हो जाती है, 100% तो कभी भी नहीं होती।
सो द फैक्ट इज़ डैमेज से पहले बचाना है और ट्रीटमेंट्स कोशिश करें पहले नॉन इन्वेसिव की तरफ जाएं डॉक्टर के रुजू से और ख़ुद डॉक्टर ना बने। अल्लाह करे हम सब खूबसूरत भी लगें, प्यारे भी लगें, सारा कुछ हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सेहतमंद हो। सो अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच। थैंक यू नौशीन फॉर कमिंग। यू नॉट माई फ्रेंड बट थैंक You can come. थैंक यू डॉक्टर। यू कैन कम। अच्छा भाई व्यूअर्स मैं जा रही हूँ, इससे पहले कि नौशीन मेरे से लड़ पड़े। खुदा हाफिज़।